Hello everyone, welcome to Prakash Nursing Academy. So today we will discuss about nutritional deficiency disorder जो अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का यूनिट 8 है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक मैक्रोन्यूट्रिएंट में जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हम लोग पढ़े, एक एक वाइटामिन्स पढ़े, एक एक मिनरल्स पढ़े, ये सब का क्या फंक्शन था। उसी तरह से अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो हमारे बॉडी में क्या डिसऑर्डर हो गया, क्या जो है सिम्टम्स देखने को मिलेगी, वो सारा चीज़ आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसी के अंदर आता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये जो बहुत बार पूछा हुआ है यूनिवर्सिटी में, और साथ ही साथ ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वाइटामिन का डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा, मिनरल्स का डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा, इन सबको देखेंगे। और लास्ट में मैं बताऊंगी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है इस चैप्टर से। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो लोग चैनल पे नए हैं एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और उनको मैं बताना चाहती हूँ, ये जो यूनिट 8 है उससे पहले यूनिट 7 तक मैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस पढ़ा चुकी हूँ। हम लोग डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो कि न्यू रिवाइज्ड INC सिलेबस है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ये सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देती हूँ उसी नोट्स में, जो कि व्हाट्सएप पे मिलता है, जिसके लिए कुछ पे करना पड़ता है लेकिन वो बहुत कम उसका प्राइजेस रहता है। और उसी में आप देखोगे 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें होगा। सारा आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक वे में कि लिखना कैसे यूनिवर्सिटी में, वो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर रहती है। सो वहाँ पे ही आप देखोगे कि कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि आपके सिलेबस से ज़्यादा कुछ चीज़ें पूछ रही है। तो आप अपने सिलेबस पे अगर कमांड रखते हो तो एग्ज़ाम आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और मैं उसी तरह से कवर करती हूँ चीज़ों को। इससे पहले नर्सिंग फाउंडेशन 1-2 भी पूरा ख़त्म हो चुका है। अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री भी पूरा मैं पढ़ा चुकी हूँ। जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। साथ ही साथ अगर नोट्स बाय करना हो तो व्हाट्सअप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, सीधा आप वहाँ से भी जाके अपने स्टडी को आसान बना सकते हो, स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। क्योंकि ये सिलेबस जो है हमारा बहुत बड़ा है, नोट्स बनाने में कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए वो एडवांटेज है। बाकी तो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सिलेबस में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी का ये है कैसे हो सकता है। जब हम लोग सही से अगर ले नहीं रहे हैं उस न्यूट्रिएंट को, या फिर हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में कमी होगी, उसी को डिफिशियंसी बोलेंगे, जिसकी वजह से ये लीड कर सकता है बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम, जो कि हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो ये है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में हमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से पहले देख लेते हैं कि ये माल न्यूट्रिशन कब, ये बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि माल न्यूट्रिशन का मतलब है अंडर न्यूट्रिशन, की न्यूट्रिशन का कमी हो जाना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगले बार से कभी ऐसा, कई लोगों को पता होगा लेकिन जिनको नहीं पता है वो समझ लीजिए कि WHO साफ साफ बताया है कि माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि या तो कम होना या जिसे डिफिशियंसी बोलेंगे, साथ ही साथ अगर एक्सेस भी हो रहा है या फिर ज़्यादा कम इम्बैलेंस हो जाना, उन सब कंडीशन को माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसे 2 टाइप में बेसिकली डिवाइड किया है, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन में ओबेसिटी आएगा, डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें कि हार्ट डिजीज आता है, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, डायबिटिक शुगर का ज़्यादा होना, तो ये ओवर न्यूट्रिशन में आते हैं, जो कि माल न्यूट्रिशन ही इसको बोलेंगे। नेक्स्ट आता है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में बेसिकली प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इसी के अंदर आएगा, या फिर जितने भी वाइटामिन से सबका डिफिशियंसी है अंडर न्यूट्रिशन में ही आएगा। इसमें 3 टर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है, एक स्टंटिंग होता है, वेस्टिंग होता है, और एक अंडरवेट होता है। ये आगे आपको काम आएगा। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि जितना एज है, जैसे 10 साल का बच्चा है, वो अभी बहुत हाइट उसका छोटा दिख रहा है, तो उसे आप क्या बोलते हो, शॉर्ट बोलते हो या फिर बौना ऐसा यूज़ करते हो ना, तो उससे याद रख लेना है कि इस कंडीशन को हम लोग स्टंटिंग बोलते हैं, एज के हिसाब से अगर हाइट ना हो तो। वेस्टिंग की एक कंडीशन आती है, यही सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में हम लोग देखेंगे। इसे आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा कि जितना हाइट है अगर उतना वेट ना हो तो उस कंडीशन को वेस्टिंग बोलते हैं। जैसे कि वो है हाइट उसका एकदम मतलब वो 6-7 फीट का है और वेट एकदम बहुत पतला वो दिख रहा है,
उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, वेस्टिंग। नेक्स्ट आता है अंडरवेट। अंडरवेट क्या है कंडीशन, एज के हिसाब से वेट ना हो तो उसे अंडरवेट बोलते हैं। हाइट के हिसाब से वेट नहीं था तो वेस्टिंग बोल रहे हैं, और एज के हिसाब से वेट ना हो तो उसे अंडरवेट बोलते हैं। बस आप 3 टर्म याद रख लेना, आपको बहुत काम आएगा। और ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से भी रिलेटेड है। तो आगे हम लोग अब स्टार्ट कर लेते हैं इस इंट्रोडक्शन देखने के बाद। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसमें मैग्नीट्यूड देखना है, कॉजेज, क्लासिफिकेशन, साइन, सिम्टम्स और सैम देखना है। तो चलिए देखिए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है। ये जो है टर्म यूज एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है जो कि किसके वजह से होता है, किसके रिजल्ट से हो सकता है, जब प्रोटीन एंड एनर्जी दोनों ना हो तो ये कंडीशन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये चीज़ें समझना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कई लोग समझते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ प्रोटीन का कमी होना। नहीं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्यों इसका नाम है, क्योंकि प्रोटीन का भी कमी होता है और एनर्जी का भी कमी होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। मोस्टली जो है वो प्री स्कूल वाले, जो 6 साल के नीचे वाले बच्चे जो होते हैं उनमें ज़्यादा होने के चांसेस होती है। डेफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है, कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है रेफर करता है इम्बैलेंस किसके बीच में, देखें हम लोग की प्रोटीन एंड एनर्जी दोनों की कमी हो जाना, जो कि ज़रूरत था उनके ऑप्टिमल फंक्शनल के लिए। ये चीज़ें की कमी ही प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहलाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम नेक्स्ट हमें हमारे सिलेबस में देखना है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में भी बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि इसका मतलब होता है कि कितना ये प्रॉब्लम बड़ा है, या फिर कितने लोग इससे अफेक्टेड हैं, जिसे प्रिवेलेंस भी बोलते हैं, या फिर कितना ये सीरियस है हमारे इंडिया के लिए, या फिर ये प्रॉब्लम क्या है, आखिर कैसे लोगों को अफेक्ट कर रहा है, उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड में देखेंगे। सो PEM जो है वो सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ इशू है वर्ल्ड वाइड में, सभी जगह पे कंडीशन देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे हमारे इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन कंट्री में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका ये सब जो हो गया, उससे ज़्यादा देखने को मिलता है। बेसिकली डेवलप्ड कंट्री में ओवरवेट की कंडीशन, ओबेसिटी देखने को मिलती है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। और जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रीवैलेंस मीन्स कि कितना लोगों को ये अफेक्ट कर रहा है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। तो ये जो PEM जो है अफेक्ट करता है मिलियन ऑफ पीपल ग्लोबली, स्पेशली जो 5 साल के नीचे वाले जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट कर रहा है। हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज इसके वजह से क्या परिणाम देखने को मिल रहा है, तो इसके वजह से स्टंटेड ग्रोथ, जिसकी मतलब कि बच्चा सही से ग्रोथ उनका नहीं हो पा रहा है, वो बड़ा नहीं हो पा रहा है, एंड डेवलपमेंट उनकी सही से नहीं हो पा रही है, और साथ ही साथ जो है वो वीक इम्यूनिटी सिस्टम उनका देखने को मिलता है। क्योंकि सही से अगर एनर्जी प्रोटीन है, सबका प्रोटीन हम लोग देखें कि एंटीबॉडी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सब की अगर कमी हो तो उस बच्चा में एक तो स्टंटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, साथ ही साथ उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, और इसके बाद मोर्टिलिटी जो है वो इसके वजह से बहुत सारे बच्चे की डेथ होती है इस कंडीशन में, जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का कंडीशन है। नेक्स्ट आता है कि एक ग्राफ के थ्रू हम लोग मैग्नीट्यूड समझे तो बहुत अच्छे से हम लोगों को समझ में आएगा कि ये इन कंपैरिजन टू ऑल ग्लोबल रेफरेंस एक स्टैंडर्ड कर्व बनाया गया है जो WHO दिया हुआ है। ये बेसिकली कर्व में बताया गया है कि ये कर्व दिखाता है कि कितने बच्चे जो है वो न्यूट्रिशन में कोई ज़्यादा जा रहा है, कोई कम जा रहा है। ये स्टैंडर्ड एक लाइन आ गया कि 0 पे अगर है तो बच्चा बैलेंस में है, ना ज़्यादा है ना कम है। लेफ्ट साइड जो है वो डेविएशन को शो कर रहा है। डेविएशन मीन्स कि वो उनके अंदर कमी हो रही है। कौन सा चीज़ें ऐसे आप मान सकते हो कि ये अंडर में जा रहा है, अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन में आ रहा है, डेविएशन में जा रहा है, चीज़ें की कमी हो रही है, और इधर ओबेसिटी का कंडीशन जा रहा है। तो अगर हम लोग इस कर्व को देखें तो एक नॉर्मल जो कि इंटरनेशनल लिया गया पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए, तो वो कर्व ऐसा बनता है जो कि ये ज़्यादातर राइट की ओर जा रहा है। इसमें देखोगे तो अब बीच में ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा लोग बैलेंस में है, और कुछ लोग इनमें भी है, जैसे कि वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है तो यहाँ भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इधर भी ओबेसिटी है। लेकिन वही आप अगर इंडिया का कर्व देखोगे तो ज़्यादातर लेफ्ट की ओर आ रहा है। इंडियन चिल्ड्रन ज़्यादातर -6 तक पहुँच जा रहे हैं, इतना उनके अंदर कमी है। वैसे -3 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन देखेंगे कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में जो ये हाइट फॉर एज ऐसा कंडीशन आएगा जो कि -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि इस ग्राफ से ही हमें समझ में आता है। सो ये था मैग्नीट्यूड। ये जो है क्या दिखाता है कि, और ऐसे अगर और देखो आप तो 22% इंडिया में डिजीज का जो बर्डन है वो
प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का है। सबसे ज़्यादा बच्चे इससे अफेक्टेड होते हैं, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल खर्चे भी इस पे जा रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं, ताकि क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य, इसके लिए मिड डे मील प्रोग्राम, बहुत सारा खर्चा जो है इसमें जाता है। तो ये था हमारा मैग्नीट्यूड कि क्या कितने लोग अफेक्ट है, कैसे मतलब किसको अफेक्ट कर रहा है, कितना हमारे देश को कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो ये सब मैग्नीट्यूड में हम लोग देखें। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कॉजेज क्या है पीईएम का, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। तो सबसे पहले सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें पोवर्टी आता है। पोवर्टी होगा तो सही से उसे मिल ही नहीं पाएगी न्यूट्रिएंट, जिसके वजह से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट आता है पोवर्टी, ओवर क्राउडेड अनसैनिटेशन लिविंग कंडीशन, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होगी तो उन्हें जो है वो डायरिया की कंडीशन होने का चांसेस होता है, जिससे न्यूट्रिशन लॉस होगा तो भी ये कंडीशन होने की चांसेस होती है। बेसिकली रिलेटेड है पोवर्टी से ही, कि पोवर्टेड होगा तो कॉज उनके पास अच्छा घर नहीं होगा, अच्छे से वो सैनिटेशन नहीं रख पाएंगे, साफ सुथरा नहीं रख पाएंगे, तो ये कंडीशन होने की चांसेस आती है, जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट है कि कई औरतें जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन जो है वो बहुत दिनों तक रखते हैं। अगर रखते भी हैं तो हम लोग देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो 2 सालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही साथ 6 मंथ के बाद हमें वीनिंग स्टार्ट करना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट करना होता है। लेकिन कई जो फीमेल या फिर उनके इकोनॉमिकल सही नहीं होने की वजह से वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाते हैं, वीनिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड देना वो नहीं देते हैं। तो जब बच्चा का ग्रोथ 6 मंथ के बाद उसे ये जरूरी है, अगर सही अमाउंट में ना मिले तो ये एक कारण बनता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या है कि बायोलॉजिकल फैक्टर रिलेटेड है कि अगर मदर को ही सही से न्यूट्रिशन नहीं मिला प्रेगनेंसी के टाइम पे तो ये कंडीशन बन सकता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। और साथ ही साथ अगर कोई बच्चा लो बर्थ वेट अगर जन्म ले रहा है, अंडर वेट है, तो भी वो सही से रिकवर नहीं कर पाता है, जिनके अंदर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन फिर देखने को मिलने लगती है। और एक डायरिया, जैसा कि मैं बताई थी कि डायरिया से भी सारे न्यूट्रिएंट्स अगर बाहर, जिनको क्रोनिक डायरिया होती है, ये सबसे बड़ा मेजर रोल परफॉर्म करता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होने का। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, उसमें ओवर क्राउडेड या फिर अनसैनिटरी कंडीशन, जो कैसे, ये पहले भी हम लोग देखे थे कि इसके वजह से इन्फेक्शन होता है। डायरिया जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज ही है, तो डायरिया हुआ मीन्स कि ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन करवाएगा ही करवाएगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट इसमें लॉस हो जाता है। नेक्स्ट आता है फूड स्टोरेज एंड बैड कंडीशन। अगर फूड स्टोरेज जो है वो बैड कंडीशन में हो रही है तो भी चांसेस है कि इसमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स इसमें लॉस हो जाएगा। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर में सबसे बड़ा रोल है भूकंप का आ जाना, वॉर हो जाना जिसके वजह से इकोनॉमी खराब हो जाएगी पूरे देश की, बाढ़ आ जाना जिससे फसल नष्ट हो गया तो उस घर में क्या ही बच्चे को खाना खिलाया जाए, फिर बड़े लोग भी इससे अफेक्टेड होंगे। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर में आता है। लास्ट आता है हमारा एज भी एक फैक्टर है। एज कैसे इसका फैक्टर बनेगा? अगर रैपिड, जैसे देखिए जिन बच्चों में रैपिड ग्रोथ अगर ज़्यादा, उनके अंदर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे, अगर वो नहीं मिला तो ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। तो एज भी कहीं ना कहीं इसका कारण बन रही है कि अगर रिक्वायरमेंट उस टाइम पे नहीं बढ़ती तो शायद उनका जितना मिल रहा था उतना से हो जाता। तो वही कारण है कि अगर रिक्वायरमेंट बढ़ रही है रैपिड ग्रोथ की वजह से तो एज भी एक इसका कारण बन जाता है। क्लासिफिकेशन आप जितना बुक में देखोगे उतना आपको कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में आप देखोगे कि चाहे सभी जगह आपको यही मिलेगा, क्वासिकोर, मरासमस एंड मरासमरिक क्वासिकोर आता है। लेकिन एक बुक में है, वैसे आप इसे समझने के लिए देखते हो तो सही है, नहीं तो मैं उस बुक का दे दूंगी कि मैं किससे ये कंटेंट उठाई हूँ। तो उसमें दिया हुआ है कि इसी का टाइप है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, लेकिन एक्चुअली देखें तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का क्वासिवर्कर मरासमस एंड मरासमरिक क्वासिवर्कर ही आता है। तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन क्या है, जब इसे पढ़ाऊंगी तब भी बताऊंगी, अभी भी बताती हूँ कि ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का ही सीवियर फॉर्म है, जिसमें जो है वो क्राइटेरिया लिया जाता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इतना हो गया, मिड सर्कमफेरेंस अगर इतना में आ रहा है तो वो ज़्यादा सीवियर कंडीशन में, जो कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में आएगा। बेसिकली उस बुक में शायद इसलिए भी दिया होगा क्योंकि सैम को इससे समझाना था तो स्टूडेंट अच्छे से समझ पाए, तो इसलिए भी हो सकता है। बेसिकली अभी हम लोग क्वासिवर्कर और मरासमस को देखते हैं। क्वासिवर्कर क्या है? क्वासिवर्कर में प्रोटीन की कमी अगर हो बच्चे में तो क्वासिवर्कर बोला जाता है, और इसमें एनर्जी की डिफिशियंसी हो तो मरासमस बोला जाता है। बेसिकली बच्चा मरा मरा देखने को मिलता है। साइन सिम्टम्स सब देखेंगे इसमें क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है मरासमरिक क्वासिवर्कर, जिसमें
कैलोरी और प्रोटीन अगर दोनों कमी हो, इसमें जो है वो बच्चा का पेट भी फूला रहेगा, वो उनकी हड्डियां भी दिखते रहेगी, तो दोनों मिला जुला कंडीशन रहता है जिसे मरासमरी क्वासी-ओरकर बोलते हैं। बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे क्वासी-ओरकर, मरासमस एंड सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वासी-ओरकर से। सो क्वासी-ओरकर क्या है? ये मरासमस से ज़्यादा ख़राब कंडीशन होती है, ज़्यादा ये वर्स कंडीशन होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, बहुत सारे बच्चे की जान जाती है, जो कि प्रोटीन डाइट में ना मिलने की वजह से होता है। ये है क्या? पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे तो साइन सिम्टम्स हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। लैक ऑफ प्रोटीन, इसमें प्रोटीन की कमी होती है। ये आप देखोगे एक ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड जाती रहती है, इसी कॉप पे आपको ध्यान नहीं देना है, ब्लड जाती रहती है। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये इंटरस्टिशियल स्पेस में ये यहाँ पे टिश्यू है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से कुछ फ्लूइड बाहर आ जाता है। तो प्रोटीन की वजह से एक ऑस्मोटिक प्रेशर लगती है जो कि इस फ्लूइड को अंदर ले जाने का काम करता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है, जो क्वासी-ओरकर की कंडीशन में जो कि होता है, तो ये फ्लूइड इसी में रह जाता है, जिसके वजह से बच्चा जो है वो फूला फूला दिखता है। उनके अंदर एडिमा की कंडीशन होती है। तो यही है क्वासी-ओरकर का मेन रीज़न, जिसमें बोल रहा है ये वर्ड में है कि लैक ऑफ प्रोटीन, जिसके वजह से डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, जो प्रोटीन की वजह से जो प्रेशर लगता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर ऑन्कोटिक प्रेशर बोलते हैं, तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण जो है वो इधर से फ्लूइड ये अंदर ब्लड स्ट्रीम में दोबारा जा ही नहीं पाएगा, जिसके वजह से बहुत सारे फ्लूइड जो है वो एब्डोमेन में आ जाता है, जिसके वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन, बच्चे का पेट फूला हुआ दिखता है और साथ ही साथ पेरीफेरल भी एडिमा इसमें रहती है। यह है क्वासी-ओरकर का बच्चा, जिसमें आप देख सकते हो इनका एब्डोमेन जो है डिस्टेंडेड रहता है, क्योंकि फ्लूइड जो है वो एब्डोमेन में चला जाता है। साइन सिम्टम्स क्या है? पिटिंग एडिमा होगा। पिटिंग एडिमा की क्या कंडीशन है? इसमें जो है आप स्किन को अगर दबाओगे तो नॉर्मली अगर मेरा स्किन ऐसे दब रहा है तो ये तुरंत से जल्दी से ऊपर आ जा रहा है, लेकिन इसमें क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है तो जैसे ही आप दबाते हो तो ये दबा हुआ रह जाता है, इसी को पिटिंग एडिमा बोलते हैं। साथ ही साथ स्वेलन एब्डोमेन इसका क्लासिकल साइन है, और पेरीफेरल ओडिमा भी होता है। पेरीफेरल एरिया में भी जो है वो फ्लूइड एक्यूमुलेशन रहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में, क्योंकि प्रोटीन की कमी है। स्किन पिगमेंटेशन इसका जो है वो क्लासिकल साइन है। स्किन आप देखोगे, स्किन में जो मेलानिन जो पिगमेंट है उसे बनाने में प्रोटीन का हेल्प होता है, अगर वो सही से ना मिले तो स्किन का भी पिगमेंटेशन खराब हो जाता है बेसिकली। थिनिंग ऑफ हेयर, क्योंकि जो केराटिन है उसे बनाने में प्रोटीन हेल्पफुल है, तो इस बच्चा का इन बच्चों में हेयर थिनिंग देखने को मिलेगा। साथ ही साथ लेथर्जी एंड एपैथी, जैसा कि मैं आपको बताई क्वासी-ओरकर जो है मरासमस से खराब कंडीशन है, इसमें बच्चा जो है उनके सराउंडिंग क्या रहा है उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, ना कंसंट्रेट कर पाता है, तो अपैथी लेथार्जी जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। वही मरासमस का बच्चा जो है वो अलग अलग चीज़ें, जितने वो खाना भी अच्छे से खाता है, इंटरेस्ट भी रखता है, बस उनके अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है जिससे वो ज़्यादा पतले दिखते हैं। हालांकि देखने में आपको मरासमस के बच्चा बहुत ख़राब लगेगा और ये जो है वो मोटे ताजे दिखते हैं, और इसीलिए जो है वो क्वासी-ओरकर प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि पेरेंट्स पहचान भी नहीं पाते हैं कि उनके बच्चे में ये कमी है, और क्योंकि वो अच्छे फूले दिखते हैं, यही उनका मेजर प्रॉब्लम बन जाता। और साथ ही साथ प्रोटीन जो है हम लोग पढ़े थे कि हमारे ब्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे ये कैटालाइज करने के लिए इम्पॉर्टेंट है सारे रिएक्शन को, तभी एनर्जी मिल पाएगी, तो वो सब चीज़ें भी नहीं हो पाती है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा वर्सनेस कंडीशन देखने को मिलता है। चेंज इन हेयर कलर, इसमें बेसिकली फ्लैग साइन देखने को मिलता है। फ्लैग साइन क्या है मैं दिखा देती हूँ, ये इसका सिम्टम, ये जो आप देख रहे हो फ्लैग साइन, जब न्यूट्रिशन मिलता है तो उनका सही रहता है, जब न्यूट्रिशन प्रोटीन नहीं मिल पा रहा तो बच्चे का जो है वो हेयर 2 रंगों 3 रंगों में देखने को मिलता है, जिसे फ्लैग साइन बोलते हैं, जो कि क्वासी-ओरकर का साइन है। और साथ ही साथ वेट लॉस होगा। देखने में बच्चा भले ही मोटा है लेकिन उनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। वेट लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी रहेगा तभी एंजाइम आ पाएगी, तभी जो है वो एनर्जी से उनके सेल को सब चीज़ मिल पाएगा, काम कर पाएगा। तो सही मायने में तो प्रोटीन की कमी है, तो मेटाबोलाइज से एनर्जी मिल ही नहीं पाती है, तो वेट लॉस इनमें भी देखने को मिलेगा। फुला हुआ शरीर सिर्फ इसलिए रहता है क्योंकि फ्लूइड भरा हुआ है इंटरस्टिशियल स्पेस में। इंपॉर्टेंट है कि इनका बॉडी फुला हुआ रहेगा, स्किन पिगमेंटेशन रहेगा, फ्लैग साइन देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ हेयर कलर वही फ्लैग साइन एंड अपैथी ये रहेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। डायग्नोसिस क्या है क्वासी-ओरकर का? तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तभी आपको पता चल जाएगा कि उनका जो है वो स्वेलिंग देखने को हर जगह मिलेगा, और बेली जो है वो प्रोट्रूडेड रहेगी, हेपेटोमेगाली रहेगा। टोटल प्रोटीन लेवल देख सकते हैं जिसमें कम मिलेगी, यूरिन एनालिसिस के थ्रू भी हमें पता चलता है इनमें भी जो है वो
इनकी रेफरेंसेस या फिर जो नॉर्मल लेवल है वो कम ज़्यादा देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अर्ली स्टेज में हम लोग सबसे पहले एडिक्वेट डाइट देंगे। ध्यान रखना है कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर सिंपल फॉर्म में देना है। जो सिंपल फॉर्म है वही शुगर, जो ग्लूकोज ये सब है वो देना है कार्बोहाइड्रेट का। फैट भी सिंपल फॉर्म में देना है। सबसे पहले प्रोटीन नहीं स्टार्ट कर देनी है, हमें धीरे धीरे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट देंगे, वो भी सिंपल फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दोगे तो उससे कैटाबलाइज करने के लिए प्रोटीन चाहिए, जो कि है नहीं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट देते हैं, जब इससे देखते हैं कि कंडीशन ठीक हो गया है तब हम लोग प्रोटीन देते हैं। क्योंकि बच्चे को सबसे पहले एनर्जी चाहिए जो कि कार्बोहाइड्रेट से भी मिल पाएगी, तब प्रोटीन, अगर इससे सही कंडीशन होता है तब हम लोग प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ विटामिन एंड मिनरल्स भी देना होता है उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को सही करने के लिए। नेक्स्ट कंडीशन आता है मरासमस। मरासमस क्या है? इसमें कैलोरी की डिफिशियंसी, एनर्जी की डिफिशियंसी होती है। क्वाशियोरकर में प्रोटीन का हुआ था, इसमें कैलोरी एंड एनर्जी की डिफिशियंसी होती है। ये जो है वो सीवियर डिफिशियंसी ऐसा नहीं है आप सोचोगे कि कैलोरी मीन्स की कार्बोहाइड्रेट का। इसमें तीनों चीज़ों की कमी हो जाती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में ना हो तो प्रोटीन हमें दे सकती थी एनर्जी, लिपिड दे सकती थी, लेकिन इसमें तीनों कम गया है। तो भाई एडीमा ये सब तो आप छोड़ ही दो। बेसिकली क्वाशियोरकर में प्रोटीन का कमी हुआ था तो एडीमा की कंडीशन थी। एनर्जी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से मिल रही थी, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं रहता, इसीलिए बच्चा मरा मरा दिखता है। कोई एनर्जी का सोर्स ही नहीं रहता है इसमें। साइन सिम्टम्स क्या है? एक्सटेंसिव टिश्यू एंड मसल वेस्टिंग इसमें रहेगा, बच्चा पतला रहेगा, ड्राई स्किन रहेगी इसमें। और ये जो है एक क्लासिकल साइन है श्रंकन एंड वेस्टेड अपीयरेंस। अगर आप इस बच्चे को देख रहे होगे तो इसका आँख आपको धसा धसा दिख रहा होगा। ये श्रंकन आई इस बच्चे में देखने को मिलता है। साथ ही साथ इनके रिब्स जो प्रोमिनेंस सारे आप गिन सकते हो। इसी से एनाटॉमी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे बच्चे दिखने लगते हैं, बहुत मतलब पतले, और उनका जो है ओल्ड मैन अपीयरेंस यहाँ पे आप देख सकते हो। ये ऐसा लगेगा कि बुढ़ा, या फिर मंकी अपीयरेंस भी बोलते हैं। तो ये मरासमस का क्लासिकल साइन है ये सब। साथ ही साथ जो है इनका क्रोनिक डायरिया इनमें देखने को मिलता है। एट्रोपी, स्पेशली जो अपर आर्म एंड थाई में कोई मसल ही नहीं रहता इनका। और इसके साथ जो है वो बटक का जो मसल है वो एकदम वेस्ट रहते हैं। और ये मरासमस में एक बैगी पैंट अपीयरेंस देखने को मिलता है। आपको दिखा, इतना मसल खत्म हो जाता है कि जैसे आप एक पैंट देखे होंगे कि वो नीचे की ओर गिर जाता था, जिसे बैगी पैंट बोलते थे, उस तरह से इनका जो हिप वाले एरिया का मसल हो जाता है, जैसे बैगी पैंट अपीयरेंस, जो कि मरासमस में दिखता है। ये ध्यान रखिएगा आप, क्लासिकल साइन है इसका। स्किन फोल्ड, ओल्ड मैन फेस दिखने लगता है। और साथ ही साथ हाइपोथर्मिया होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी की कमी है, कोई चीज़ें हैं ही नहीं, ना प्रोटीन है, ना कार्बोहाइड्रेट है, ना फैट है, और इसी सब के मेटाबॉलिज्म से हीट हमारे बॉडी में आता है। तो इस कंडीशन में है ही नहीं, तो टेम्परेचर भी कम हो जाता है, जिसे हाइपोथर्मिया बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस ऑफ मरासमस। डायग्नोस कैसे करोगे? तो सब इससे आप ब्लड ग्लूकोज लेवल इनका देख सकते हो, जो कि आपको कम मिलेगा। हाइपोग्लाइसीमिया इस कंडीशन में देखने को मिलती है। हीमोग्लोबिन आप चेक करोगे जो कि डिक्रीज रहता है। इलेक्ट्रोलाइट भी इसमें कम रहेगा, और साथ ही साथ यूरिन एग्जामिन करोगे तो उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मिलेगा। तो ये सब डायग्नोसिस से आप पता कर सकते हो कि इसे मरासमस है कि नहीं। ट्रीटमेंट क्या करना है, कैसे करना है मरासमस का? तो सबसे पहले वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इसमें ये कमी है तो दोगे आप। और नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू इनको, अगर बच्चा का कंडीशन ख़राब है, हॉस्पिटल में आया है, तो ओरली ना देके नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब प्रीफर करते हैं, ताकि इनको जल्दी से सारी रिक्वायरमेंट पूरा हो सके। ग्लूकोज ये सब देना होता है। इन्फेक्शन भी इनमें ज़्यादा, जैसे डायरिया की वजह से अगर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मरासमस हुआ है तो इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। प्रोवाइड डाइटरी सप्लीमेंट, वाइटमिन्स मिनरल्स भी देने होते हैं। और ध्यान रहे कि फीडिंग जो करवाना है वो स्मॉल अमाउंट में करवाना है, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे खाएं, क्योंकि उनके अंदर एक तो ऐसी एनर्जी नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में दे देते हो तो और वर्स कंडीशन हो जाता है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग करवाना है। अगर बच्चा शॉक की कंडीशन में मरासमस वाला आता है तो उनको आईवी, ये इंपॉर्टेंट है, लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन 5% डेक्सट्रोज के साथ देना है। अगर 5% डेक्सट्रोज नहीं है तो सिर्फ आप लैक्टेट भी दे सकते हो, जो रिंगर लैक्टेट होता है। ये क्या है, हम लोग बहुत अच्छे से नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़े हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो, नर्सिंग फाउंडेशन 1-2 का या फिर बायोकेमिस्ट्री का प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। सारा कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर सकते हो उससे, क्योंकि सब इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और वैसे अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है फर्स्ट से सेकंड सेमेस्टर में जो कि 50 मार्क्स में हमसे पूछा जाएगा।
तो हमारा ये जो था ख़त्म हुआ। अब हम लोग साम देख लेते हैं। क्वासीवर्कर और मरासमस में आपको बस यही ध्यान रखना है। क्वासीवर्कर को आप ऐसे ध्यान रखिएगा, कोई अगर विलेज एरिया का होगा तो पंपकिन को कोहड़ा बोला जाता है। कोहड़ा जो है वो फूला मोटा दिखेगा आपको, तो ध्यान रखिएगा क्वासीवर्कर से कोहड़ा। और इसमें पेट जो है फूला रहेगा, मीन्स की प्रोटीन की कमी रहेगी, जिससे एडिमा से रिलेटेड है, तो फूला फूला शरीर देखेगा। क्वासीवर्कर आप ऐसे याद रख लीजिएगा। और मरासमस में बच्चा मरा मरा, एनर्जी की कमी है, बैगी पैंट अपीयरेंस ओल्ड मैन, तो आपको ये आसान लगेगा, इसमें कोई ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। अब सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक बता देती हूँ, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो गए। क्लासिफिकेशन इसका ये आता कहाँ से है, एक क्लासिफिकेशन के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको। अगर बेसिकली हम लोग देखिए, अंडर न्यूट्रिशन को इस तरह से क्लासीफाई किया गया है कि एक स्टंटिंग एक कंडीशन आता है जिसमें एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं होती। सेकंड वेस्टिंग की कंडीशन आती है, हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट नहीं होता है, ये वाला कंडीशन। स्टंटिंग क्या है, एज के अकॉर्डिंग अगर हाइट ना हो। वेस्टिंग क्या है, हाइट के अकॉर्डिंग अगर ये ना हो, वेट ना हो, तो उसे वेस्टिंग बोलते हैं। अंडर न्यूट्रिशन आता है जिसमें सिंपल सा है कि एज जितना है उतना वेट नहीं है। इसमें है कि हाइट जितना है उतना वेट नहीं है, तो वेस्टिंग। और इसमें एज के अकॉर्डिंग अगर वेट नहीं है तो उसे हम लोग अंडर वेट बोल देते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा कि ये स्टंटिंग को कंडीशन को हम लोग क्रोनिक माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, और वेस्टिंग के कंडीशन को एक्यूट माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। और अंडर वेट, जो बच्चा जिसका एज के अकॉर्डिंग वेट नहीं है, अंडर वेट बोल रहे हैं, उस कंडीशन को एक और कंडीशन बोलते हैं एक्यूट एंड क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। और इसमें जो एक्यूट माल न्यूट्रिशन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन आता है और मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन आता है। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में जो है वो इसी के अंदर मरासमस एंड क्वासीवर्कर आता है। तो आप टोटली कंफ्यूज हो जाओगे अगर इस तरह से अगर कहीं और भी पढ़ते हो तो कई बुक में या फिर कई ये चीज़ें है कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन को ही बाद में पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोला गया, लेकिन आप सर्च करोगे तो ऐसा भी क्लेरिफाई नहीं किया गया है। तो आपको इतना ध्यान नहीं लगाना। अगर सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन कभी स्पेसिफिक आपके एग्जाम में आ जाए तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के बारे में बताना, जो कि आगे मैं बताती हूँ, और उसके अंदर मरासमस एंड क्वासीवर्कर और इसको भी डिफाइन कर देना। लेकिन अगर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आता है तो सिर्फ इसके अंदर आपको मरासमस एंड क्वासीवर्कर शो करना है। नहीं तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि इस तरह से अगर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में क्लासीफाई करोगे तो आपका हो सकता है मार्क्स कट जाए, क्योंकि इसके लिए क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं है। लेकिन इस तरह से भी इसे यहाँ से ये सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन आता है, और इसी के बेसिस पे बहुत सारे ट्रीटमेंट भी आगे बढ़ते हैं कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में अगर मॉडरेट हो तो हम लोग थेराप्यूटिक डाइट घर में देते हैं, हमारा सरकार प्रोवाइड करता है। और सीवियर में हाइपोग्लाइसीमिया ये सब होती है तो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि आगे मैं बताती हूँ। तो बस इसका समझाने का इतना मतलब था कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन अगर आप बुक में पढ़ते हो तो कन्फ्यूजन ना हो। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन यहाँ से भी आता है, नहीं तो आप सिंपल सा ये भी ध्यान रख सकते हो कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का ही सीवियर फॉर्म है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। बाकी एक बुक में क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ था तो वो भी मैं आपको बता दी। जैसे आपको याद रखना है, अगर सैम आता है स्पेसिफिक तो इसलिए भी बताइए कि आप क्वासीवर्कर और मरासमस भी इसमें शामिल कर लेना। सो क्या है आखिर सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन? तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन जो है डिफाइंड प्रेजेंस ऑफ ओडिमा बोथ फीट में, दोनों फीट में वो ओडिमा रहेगा, और साथ ही साथ सीवियर वेस्टिंग। वेस्टिंग क्या कंडीशन है, लो वेट रहेगा हाइट के अकॉर्डिंग, उसको वेस्टिंग बोलते हैं। ये क्लासिफिकेशन समझाने का मेरा मतलब ये भी था कि बेसिकली माल न्यूट्रिशन जो वेस्टिंग के कंडीशन में आ रहा है, जिसमें एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं है, उसे एक्यूट माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। और वही एक मॉडरेट है एंड सीवियर, जो कि सीवियर हमें पढ़ने को डायरेक्ट सिलेबस में दे दिया है। सो वेस्टिंग की कंडीशन अगर हो, हाइट के अकॉर्डिंग वेट ना हो, उसमें वो किस में आता है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। उस कंडीशन को, उस बच्चे को जो कंडीशन है उसको बोला जाता है बेसिकली। अब इसके लिए एक स्टैंडर्ड डेविएशन मान रखा गया है कि वेट फॉर हाइट अगर -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम हो तो उसको बोलेंगे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। और ये -3 स्टैंडर्ड डेविएशन लिया कहाँ से जाता है, तो ये एक चार्ट होती है, जैसे कि आपको दिखाई थी। ये जो चार्ट था बेसिकली बताई थी कि ये एक स्टैंडर्ड मान लिया गया, और ये अंदर अगर -3 से भी कम रहा है, -4 सब में ये जा रहा है, मीन्स कि वो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में। और बेसिकली देखा किससे, चार्ट बहुत सारे होते हैं, हाइट वेट सब
को लेकर उस चार्ट में बेसिकली हाइट फॉर वेट को लिया जा रहा है। वेस्टिंग की कंडीशन है जो कि -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होना चाहिए। साथ ही साथ मिड आर्म सरकमफेरेंस जो है, मिड का जो आर्म का जो सरकमफेरेंस है उसे भी मापा जाता है। ये टेप म्यूफा टेप इसको बोलते हैं, मिड आर्म सरकमफेरेंस मापने वाला है। बेसिकली अगर कोई आशा दीदी को देखे होंगे जो पेरिफेरल वर्कर होती हैं, वो बेसिकली बच्चे को गाँव से इसी से आइडेंटिफाई करती है, इससे मापती है। अगर 115 mm या फिर इसी को अगर सेंटीमीटर बदले तो 11.5 सेंटीमीटर से कम आता है तो उसको हम लोग रखते हैं सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट दोनों तो ये इसमें बस ये ध्यान रखना है, डायग्नोसिस में आगे बताऊंगी कि किसको हम लोग सैम बोलेंगे, जिनका वेट फॉर हाइट वेस्टिंग की कंडीशन हो जो कि -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम आ रहा हो, मिड आर सरकमफेरेंस जो है वो 115 mm या फिर 11.5 सेंटीमीटर से कम हो और ओडिमा दोनों पैर में हो, उसे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन बोलेंगे। बस आप यही क्राइटेरिया याद रखिएगा। एक ऐसी माल न्यूट्रिशन है जिसमें ऐसी कंडीशन होती है। बेसिकली मेजर कॉज है डेथ का, सबसे ज़्यादा इससे 5 साल के नीचे वाले बच्चे में इस कंडीशन से डेथ होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या दिखता है? शॉक में बच्चा देखने को मिलेगा, लेथार्जिक रहेगा, अनकॉन्शियस रहेगा, उनके हैंड जो है वो कोल्ड रहेगी, पल्स लो रहता है और ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहता है। बेसिकली रैपिड पल्स होता है और ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहता है। साइन डिहाइड्रेशन का इन लोगों में दिखता है जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे होते हैं। बायलेटरल पिटिंग ओडिमा रहता है और साथ ही साथ विटामिन ए की भी डिफिशियंसी होती है जिसकी वजह से आई साइन भी रहता है। ट्रीटमेंट अगर लिखना हो तो ट्रीटमेंट में आप इतना लिखिएगा, क्योंकि इनमें विटामिन ए की भी कमी है तो विटामिन ए का सप्लीमेंट देते हैं। इनमें जो है वो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है तो रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। जैसे सैम का जो है वो ट्रीटमेंट बहुत बड़ा है और शायद ये मेरे पास एक रफली मैं अपने लिए बनाई हूँ, शायद आप नहीं समझ पाओगे। इसका मैनेजमेंट जो है वो मॉडरेट अगर रहता है तो रेडी टू थेराप्यूटिक डाइट रूटा करके दिया जाता है, जिसमें मिल्क पाउडर एंड शुगर आंगनबाड़ी के थ्रू या फिर आशा के थ्रू घर में ही प्रोवाइड करके और विटामिन और साथ ही साथ एल्बेंडाजोल देके ठीक किया जाता है। लेकिन अगर सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना हो तो उनके लिए सबसे पहले 7 दिनों के लिए स्टेबलाइजेशन फेज होता है जिसमें कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट किया जाता है। कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या होता है? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में हाइपोग्लाइसेमिया होती है, हाइपोथर्मिया होती है। जैसे बताई थी कि इनमें जो है वो एनर्जी सही से मेटाबोलाइज ही नहीं हो पा रहा है, उसी से हीट जनरेट होता था तो हीट जनरेट नहीं होता जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया होता है। और सबसे पहले इसको ट्रीट करना होता है। इसके बाद 7 डेज के बाद 2 से 6 वीक तक जो है वो रिहैबिलिटेशन का फेज चलता है जिसमें वेट गेन पे ध्यान कर दिया जाता है। सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन को ठीक किया जाएगा बेसिकली हॉस्पिटल में। बेसिकली ये बच्चे ज़्यादा सीरियस होते हैं, हॉस्पिटल आते हैं तो इन सारे कॉम्प्लिकेशन को ठीक करके फिर वेट गेन करवाया जाता है। वेट गेन या तो हॉस्पिटल में या फिर घर भेज दिया जाता है ताकि उनकी माँ भी केयर कर सके, उनको सारी चीज़ें बताकर समझाकर। सो इसमें सबसे पहले हाइपोग्लाइसेमिया को ठीक करने के लिए अगर सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसेमिया हो, बेसिकली अगर आप नापोगे किसको बोलेंगे, अगर 44 से कम mg पर DL से अगर कम आ रहा हो तो उसे हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन बोलते हैं। अगर सिम्टोमेटिक हो जिसमें ट्रिमर लेथार्जिक, वैसे मैं अपने लिए बनाई थी इसलिए थोड़ा रफ लग रहा हो, जो लोग समझ पा रहे होंगे ये बहुत बार इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है तो इसे ध्यान रखिएगा। नहीं तो ओवरऑल मैं बाद में बता दूंगी कि अगर सैम आए तो ट्रीटमेंट में आप क्या लिखिएगा। सो हाइपोग्लाइसेमिया में सिम्टोमेटिक हो तो इसमें डेक्सट्रोज जो है वो 10% 5 ml पर kg देते हैं। IV देना पड़ता है अगर सिम्टोमेटिक लक्षण पूरे दिख रहे हो, सीरियस हो तो। एसिम्टोमेटिक हो, हॉस्पिटल आया है तो उसे 10% डेक्सट्रोज जो है एनजी ट्यूब से 50 ml देते हैं। साथ ही साथ अगर हाइपोथर्मिया हो तो उस टाइम पे ध्यान रखना होता है। हाइपोथर्मिया के लिए उस जो रेक्टल टेम्परेचर और एक्सिलरी हो 35.5 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। ध्यान रखना होता है कि एकदम से हीट उसे नहीं देना है, सबसे पहले ब्लैंकेट देना है, तब रूम वार्मर करना है। तो ये सब चीज़ें जो है वो करनी रहती है। लास्ट में जो डिहाइड्रेशन होता है इन सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे में, उनमें जो है वो ORS दिया जाता है। उसमें जो ORS यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैं, रेजुमाल का यूज किया जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन फॉर माल नरिश चिल्ड्रेन। इसका खासियत क्या होता है, मतलब नॉर्मली ORS जो हम लोग लेते हैं उससे क्या खासियत होता है कि सोडियम कम होता है और पोटेशियम जाता है, क्योंकि सोडियम एक तो ओडिमा के कंडीशन सोडियम इनके बॉडी में ऐसे ही ज़्यादा है तो ये वाले ORS में सोडियम को कम कर दिया जाता है और पोटेशियम को ज़्यादा कर दिया जाता है। अगर कई बार रेजुमल हॉस्पिटल में अवेलेबल ना हो तो खुद से भी बनाया जाता है जिसमें कि ऐसे 1 लीटर को
1 लीटर पानी में 1 पैकेट को घोलते थे, तो इस कंडीशन में 2 लीटर पानी में ORS को डाला जाता है और साथ ही साथ पोटेशियम को ज़्यादा ऐड किया जाता है, जिससे रेजोमेल सोल्यूशन खुद से भी बन जाती है। अगर शॉक में हो तो रिंगर लैक्टेट 5% डेक्सट्रोज के साथ देते हैं, बोलस फॉर्म में कई बार देते हैं ताकि जल्दी से चला जाए। और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है तो मैनेजमेंट के लिए इलेक्ट्रोलाइट भी देते हैं, जिसमें सोडियम कम होना चाहिए, पोटेशियम ज़्यादा होना चाहिए और मैग्नीशियम होना चाहिए। इन्फेक्शन को ट्रीट करना होता है, इन्फेक्शन भी इसमें ज़्यादा होने की चांसेस रहती है, तो एंटीबायोटिक में एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन ये सब देना होता है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक, विटामिन, ये सब सारी चीज़ों को दे के ठीक किया जाता है। एक कॉशियस फीडिंग होती है जिसमें फार्मूला 75 डाइट दिया जाता है, जिसमें कि कैलोरी और प्रोटीन ये सब होती हैं। तो ये सब चीज़ें एक रफ मेरे पास था, जिनको समझ में आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। नहीं तो जिनको नहीं समझ में आया, सैम का ट्रीटमेंट में आप हाइपो जो ग्लाइसीमिया है उसके लिए रिंगर लैक्टेट ये सब का जो यूज किए, या फिर 5% डेक्सट्रोज ये सब जो दिया जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट हम लोग देंगे। और आप लिखिएगा कि जो हाइपरथर्मिया है उसे हम लोग ब्लैंकेट सब दिए, एकदम से वार्म नहीं करना है, फार्मूला 75 देना है, ये चीज़ों को आप लिख सकते हो। तो बस ये था हमारा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी मैं बताने की कोशिश की हूँ। वैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बहुत बड़ा है, आप जितना पढ़ोगे उतना कम ही रहेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अभी भी आप अगर सेट मारोगे तो इस कॉन्सेप्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेगी। सो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें टाइम जितना है उतना मैं अप्रोप्रिएट दे पाऊँ। इसमें PEM इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर अब हम लोग बढ़ते टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड ओबेसिटी। इसमें साइंस, सिम्टम्स, असेसमेंट, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड नर्सेस रोल देखना है। ओबेसिटी बहुत ही आसान है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो बच्चा है वो ओवरवेट रहेगा, वो अपने हाइट या एज के अकॉर्डिंग जितना नॉर्मल होना चाहिए वेट, उससे ज़्यादा उसकी वेट देखने को आएगी, जिसे हम लोग ओबेसिटी बोलेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं WHO के अकॉर्डिंग। तो ओबेसिटी एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें एक्सेस बॉडी फैट अगर एक्यूमुलेट हो जाए टू द एक्सटेंट दैट, बहुत ज़्यादा फैट का एक्यूमुलेट होना, इसमें जो है एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, जिसकी वजह से बच्चे के हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट, खराब इफेक्ट देखने को मिलेगा। लीडिंग टू रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर बच्चे में ओबेसिटी है तो आगे चल के उनको हार्ट प्रॉब्लम या फिर डायबिटिक जैसी प्रॉब्लम होने की चांसेस होती है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम हो सकती है। और साथ ही साथ बहुत सारे उनके और भी हेल्थ प्रॉब्लम होने के, जो ओबेस एक बच्चा है उनको बहुत मेडिकल कंडीशन होने की चांसेस होती है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम जाती है। बेसिकली ओबेसिटी कुछ नहीं है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक्सेस फैट का एक्यूमुलेशन हो जाना, जिसके वजह से हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम होना, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कम होना, इसी को हम लोग ओबेसिटी प्रॉब्लम बोलते हैं। ओबेसिटी एंड ओवरवेट रिलेटेड एक ही जैसी चीज़ है, लेकिन ओवरवेट में है कि मतलब हाइट के अकॉर्डिंग या फिर एज के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा वजन हो रहा है तो उसे ओवरवेट बोलते हैं। और ओबेसिटी में आता है कि अगर फैट का ज़्यादा एक्यूमुलेशन हर जगह पे आपको दिख रहा है तो उसे ओबेसिटी बोलते हैं। दोनों डेफिनेशन अगर चाइल्डहुड ओबेसिटी में आता है तो आपको दोनों चीज़ें लिखनी है, ओबेसिटी एंड ओवरवेट। ओवरवेट WHO ही दिया है 2011 में, 2011 में। सो ये क्या बोलता है कि इससे हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन हो जाए, जिसके वजह से कंडीशन है कि इम्पेयर हेल्थ हो सकती है। तो ये हो गया ओवरवेट एंड ओबेसिटी। इसमें भी फैट का एक्यूमुलेशन हुआ, इसमें भी एक्यूमुलेशन हुआ। ओबेसिटी ज़्यादा वर्स कंडीशन है ओवरवेट के कंपेरिजन में। कॉजेज क्या है? कॉजेज हो सकता है वो बेसिकली ज़्यादातर जो बच्चे रिच फैमिली के जो बच्चे होते हैं, सही से वो नहीं अमाउंट में, बैलेंस डाइट सबके लेना, ज़्यादा लेना ना कम लेना। तो अगर वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले रहा है, ज़्यादा कैलोरी ये कंज्यूम कर रहा है और वो एनर्जी को स्पेंड नहीं कर रहा है, कोई एक्सरसाइज ये सब नहीं कर रही है, जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो रहा है कैलोरी कंज्यूम एंड एनर्जी स्पेंड में, तो उनको ओबेसिटी देखने को मिल सकता है उन बच्चे में। और इंडियन जो बच्चे होते हैं, बेसिकली आप देखे होंगे कि जिनके पेरेंट्स मोटे होते हैं, ओबेस होते हैं, जेनेटिकली भी उनके बच्चे भी आपको मोटे मतलब ओबेस दिखने को मिलेंगे। तो जेनेटिक भी एक काम मतलब एक हो जाता है, जेनेटिकली प्री डिस्पोज भी बच्चा ओबेस होने की चांसेस रहती है। अगर कोई बच्चा अपने डाइट में ज़्यादा फैट एंड शुगर ले रहा है तो उनको ये ओबेसिटी की कंडीशन हो सकती है। और साथ ही साथ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल कि मतलब वो सिर्फ बैठा रह रहा है, मतलब
कोई फिजिकल एक्टिविटी, खेलता कूदता नहीं है बच्चा, सिर्फ फ़ोन देखता है, कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है, तो भी ये कंडीशन ओबेसिटी की हो सकती है। साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? तो ये नॉर्मली है जो आप देखे होंगे, बहुत सारे ओबेसिटी वाले पर्सन आपको देखे ही होंगे कि उनका जो फेशियल फीचर है वो हैवी लुकिंग रहता है। फेशियल उनका मतलब ग्लो करता हुआ ज़्यादातर दिखेगा और हैवी रहता है। अपर आर्म एंड थाई जो है वो लार्जर रहेगा ओबेस पर्सन का। साथ ही साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ उन लोगों में देखने को मिलती है, उन सही से सांस नहीं ले पाते, एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं फैट ज़्यादा होने की वजह से। फटीग भी रहती है क्योंकि वो सही से ऑक्सीजन नहीं ले पाते। आप मोटे पर्सन का हमेशा शिकायत देखोगे कि उनकी सांस फूलने लगती है। इंक्रीज स्वेटिंग भी हो उनमें स्वेटिंग ज़्यादा देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ओबेस जो पर्सन होते हैं वो खराटे बहुत लेते हैं, उनको स्लीप एपनिया भी होने की ज़्यादा चांसेस होती है, स्नोरिंग जैसी कंडीशन। फैट टिश्यू जो है ब्रेस्ट वाले जो एरिया है वहाँ पे बेसिकली मेन में भी देखने को मिलने लगता है। जो बॉय है वो ऐसे तो नॉर्मली लड़कियों में ठीक है उनका टिश्यू ग्रोथ हुआ, लेकिन इनमें फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है बेसिकली ज़्यादातर लड़कों में जो ओबेस होते हैं। अर्ली प्यूबर्टी गर्ल्स में ज़्यादा आ जाती है क्योंकि फैट का ज़्यादा होना एस्ट्रोजन जल्दी ला देता है, तो इनमें देखने को मिलता है अर्ली प्यूबर्टी। वही बॉयज़ में डिले प्यूबर्टी देखने को मिलता है। जो बच्चे ओबेस होते हैं उनकी ग्रोथ सही से नहीं हो पाती है। ये नेक्स्ट आता है गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लेक्स, हमेशा देखने को मिलेगा ओबेस पर्सन में। और एक जो है इम्पॉर्टेंट साइन कि एकैंथोसिस निग्रिकेंस, जो कि क्या है, एक डार्क एंड वॉल्वेटी स्किन नेक के अराउंड या फिर अदर एरिया पे देखने को मिलता है, जिससे हम लोग एकैंथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं। आप ओबेस पर्सन का गला कभी किसी अगर कोई होगा भी तो देखना इस तरह से कंडीशन देखने को मिलता है, इसी को हम लोग एकैंथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं। तो ये ओबेस का साइन सिम्टम्स था। असेसमेंट कैसे करना है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है असेसमेंट। तो असेसमेंट में चाइल्डहुड ओबेसिटी को असेस करने के लिए सबसे पहले BMI का हम लोग यूज कर सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स का। बॉडी मास इंडेक्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लीजिए। उसमें था कि कैसे निकालना रहता है हमें बॉडी वेट बाय हाइट को मीटर स्क्वायर में रख के, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा चुकी हूँ। तो उसके लिए ये चार्ट से हमें समझना था। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि जो ये 25 से जिनका ज़्यादा आता है BMI उन्हें ओवर वेट, या फिर अगर 30 जा रहा है तो ओबेसिटी क्लास 1 में जाएगा, और 35 से ओबेसिटी क्लास 2 में। एंड अगर 40 से भी ज़्यादा BMI, जो कि इस फॉर्मूला से निकालते हैं, अपने वेट को देखिए और हाइट को मीटर स्क्वायर में रख के डिवाइड कर दीजिए, तो अगर इतना कंडीशन में आ रहा है तो उसे एक्सट्रीम ओबेसिटी क्लास 3 बोला जाता है। तो सबसे पहले BMI से हम लोग ओबेसिटी को पता असेस कर सकते हैं। एक साथ ही साथ जो एक आता है परसेंटाइल कर्व एक आता है, जिसमें कि परसेंटेज दिया रहता है। बेसिकली एक कर्व है जिसमें अगर वो 5th परसेंटाइल से कम में है तो उसे अंडर वेट बोलेंगे। उस कर्व से पता चलता है, बेसिकली आपको दिखा देते। ये एक कर्व है जो कि परसेंटाइल के थ्रू हम लोग ओबेसिटी को जान पाते हैं। देख सकते हो आप कि ये जो 5 से कम है उसे अंडर वेट में इस कर्व में रखा गया है। कर्व को मिलाते हैं बेसिकली। नॉर्मल वेट के लिए जो है वो 5th से अगर 9th के बीच में अगर आ रहा है तो वो नॉर्मल में जाता है बेसिकली, अगर यहाँ रह रहा है तो। और अगर ये 85 से बेसिकली 50 है, सॉरी, अगर ओवरवेट देखे तो 85 से लेके अगर वो ये 94 तक जाता है तो इसे ओबेसिटी में हम लोग ओवरवेट में बोलने लगते हैं। और वही अगर 95 से भी ये कर्व देखो ऊपर जा रहा है तो उसे ओबेस बोलते हैं। तो ये कर्व का यूज करके भी हम लोग असेस कर सकते हैं। अगर एक कर्व आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो BMI आप सबसे पहले लिखिएगा। इसके बाद बेसिकली ओबेसिटी को स्किन फोल्ड मेजरमेंट से भी हम लोग देख लेते हैं। ओबेसिकली स्किन फोल्ड उसका ज़्यादा दिखेगा, वेस्ट सरकमफेरेंस भी उसका नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा। तो इससे हम लोग असेस कर सकते हैं ओबेसिटी को। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले डाइटरी चेंजेस करना होगा, कैलोरी इनटेक कम करवानी होगी, शुगर इनटेक कम करवाना होगा, और साथ ही साथ बैलेंस डाइट हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो इसमें बैलेंस डाइट में जो है वो वेजिटेबल्स लेना होगा, होल ग्रेन्स लेना होगा, लीन मीट लेना होगा। मीट भी ज़्यादा फैट वाला नहीं लेना है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन अगर यूज़ करते हैं तो उन्हें लीन मीट लेना है। सुगरी जो भी ड्रिंक्स है इसे भी लिमिट करना है। हाई कैलोरी जो स्नैक्स नाश्ते में जो
चिप्स पास्ता ये सब लेते हैं उन सबको कम करवाना है अगर ओबेसिटी को मैनेज करना है तो। फिजिकल एक्टिविटी उनसे करवाना होगा, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कम से कम एक दिन में 60 मिनट अगर ज़्यादा वो ओबेस है तो। साथ ही साथ मसल स्ट्रेंथिंग वाले एक्सरसाइज को इंक्लूड करवाना होगा, बोन स्ट्रेंथ वाले एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इन सारी एक्सरसाइजों के लिए रिकमेंड करना होगा। इस तरह से ओबेसिटी मैनेज किया जा सकता है। प्रिवेंशन है लास्ट में, चाइल्डहुड ओबेसिटी को कैसे प्रिवेंट करेंगे तो हेल्दियर डाइट को चूज करना है सबसे पहले। साथ ही साथ जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है उनको एप्रोप्रिएट फीडिंग मतलब फूड देना है, ना ज़्यादा ना कम। ज़्यादा ओबेसिटी में बेसिकली ज़्यादा अगर कैलोरी या फिर शुगर रहे तो उस सबको कम करवाने उनके फैमिली को बोलना है। साथ ही साथ ध्यान रहे कि फैमिली वाले भी ईट हेल्दी करेंगे तभी एक बच्चा जो है वो सही से खा सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि आप प्रिवेंशन के लिए अगर ओबेसिटी को मैनेज करने के लिए टीच कर रहे हो तो फैमिली को भी बोले कि आप भी हेल्दी खाइए तभी एक बच्चा हेल्दी खा पाएगा। इसके बाद लिमिट अनहेल्दी फूड, जैसे बच्चा बहुत जो भी कुरकुरे सबका अगर चॉइस कर रहा है, ज़्यादा अगर वो चॉकलेट खाने का जिद कर रहा है तो उसे लिमिट करवाना है। एक्सिस्टिंग फिजिकल एक्टिविटी मतलब एग्जिस्ट उनके अंदर करवाना है कि वो फिजिकल एक्टिविटी की उन्हें आदत डलवाए। और साथ ही साथ चाइल्ड स्क्रीन टाइम को कम करवाना है। जो चाइल्ड स्क्रीन टाइम, बहुत बच्चे अभी खेलने नहीं जाते हैं, अब खाएंगे फ़ोन देखेंगे, तो मदर को बोलना है, पेरेंट्स को बोलना है कि स्क्रीनिंग टाइम इनका कम कीजिए, बच्चा को बाहर आउटसाइड प्ले करने भेजिए ताकि इनके फिजिकल एक्टिविटी सही हो सके। पहले बच्चे कैसे बाहर खेलते थे तो इतना भी ओबेसिटी की कंडीशन नहीं थी। अभी रिच घर में बच्चा फ़ोन देख रहा है, खेलने नहीं जा रहा है और खा रहा है अच्छा, मतलब ज़्यादा शुगर इंटेक कर रहा है तो ओबेसिटी की कंडीशन होती है। और ओबेसिटी में बेसिकली आगे चल के हेल्थ कंडीशन बहुत, जो पर्सन ओबेस होते हैं होने की चांसेस रहती है, तो इसे भी मैनेज करना ज़रूरी है। जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में अंडर न्यूट्रिशन हो रहा है तो न्यूट्रिशन देके सही करना जरूरी है, वैसे ओबेसिटी को भी सही करना जरूरी है। इसीलिए हम लोग डिसऑर्डर में पढ़े इसे। नर्सेस रोल क्या करेगी? नर्सेस जो है वो, नर्सेस का क्या काम है? सबसे पहले तो टीच करना, तो पेरेंट्स को बताएगी कि जो है वो न्यूट्रिशनल एडवाइस सही दे बच्चे को। साथ ही साथ एक्शन शुड बी ऑलवेज होल फैमिली, पहले भी मैं बताई कि प्रिवेंट करने के लिए पूरा फैमिली का अप्रोचेस देखना होगा, फैमिली को बताना होगा, क्योंकि बिना फैमिली के सपोर्ट के एक बच्चा का ओबेसिटी मैनेज नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले फैमिली अप्रोच, पूरा होल फैमिली का अप्रोच एक नर्स को लेकर चलना चाहिए कि फैमिली को समझाए तभी एक बच्चा के ओबेसिटी को मैनेज किया जा सकता है। साथ ही साथ क्या कारण है ओबेसिटी का वो एड्रेस करेगी, हेल्थ क्या इशू है, अगर बच्चा ज़्यादा ही शुगर कंज्यूम करता है वो सब आप एड्रेस कीजिएगा। ज़्यादा फ़ोन देखता है, कभी खेलता कूदता नहीं है, तो वो सारी चीज़ को एड्रेस करना है, पहले पता लगाना है। इसके बाद रिसर्च ऑन द बिहेवियरल बायोलॉजिकल कॉजेज ओवर वेट एंड ओबेसिटी, वही बात फिर से बोल रहा है कि ओवर वेट का उनकी कोई बायोलॉजिकल, जैसे कहीं उसकी मदर से तो नहीं ना आया है, या फिर ये देखना है कि उनकी बिहेवियर मीन्स कि वो ज़्यादा शुगर कंज्यूम करता है, उनकी ओवरऑल बिहेवियर एक्टिविटी, ये सबको देखना होगा। प्रॉपर एजुकेशन देना है कम्युनिटी में पूरा नर्स को कि ताकि वो हेल्दी फूड चॉइस करे, फालतू चीज़ें ना खाएं। उनको बताने कि फालतू अगर खाता है इंसान तो हार्ट डिजीज हो सकती है, शुगर हो सकता है, तो इन सारी चीज़ों से वो बचे। डेली फिजिकल एक्टिविटी के लिए एजुकेशन देना है और प्रॉपर इनटेक वाटर का भी करे, ये भी बताना होगा। तो ये नर्सेस रोल थी। ओबेसिटी आप खुद से भी लिख सकते हो, ये आसान था। नेक्स्ट हम लोग विटामिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर देखते हैं, जिसमें A B C D का डिफिशियंसी में कॉजेज, साइन, सिम्टम, मैनेजमेंट और नर्सेस प्रिवेंशन, नर्सेस रोल देखना है। तो विटामिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर में सबसे पहले विटामिन A का डिफिशियंसी देखेंगे। विटामिन A की डिफिशियंसी से क्या होता है, बहुत हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। इस चैप्टर को समझने के लिए जो लोग विटामिन्स का वीडियो नहीं देखे हैं, उससे पहले आपको विटामिन डिफिशियंसी नहीं समझ में आएगा। और विटामिन जब पढ़ाई हूँ तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए विटामिन का डिफिशियंसी मैं वहाँ पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन कुछ कंटेंट यहाँ भी दे देती हूँ मैं आपको। विटामिन बेसिकली काम क्या कर रहा था, ये जो रात में देखने के लिए हमें जो इम्पॉर्टेंट रोडोप्सिन पिगमेंट, वो रेटिनल जो कि विटामिन ए का ही फॉर्म है और ऑप्सिन प्रोटीन से ही मिल के बनता है, तभी हम लोग देख पा रहे थे, मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर विटामिन ए की कमी होगी तो ये बन नहीं पाएगा, जिसके वजह से नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। तो बेसिकली इसी पे बात घूमता फिरता रहेगा। और जितने भी फंक्शन थे, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू को मेंटेन कर रहा था, तो अगर ये नहीं रहेगा तो ड्राई स्किन ये सब देखने को मिलेगी। सो क्या है कॉजेज, सबसे पहले देख लेते हैं क्या। तो ये जो है इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कम
अमाउंट में हमारे बॉडी को चाहिए होता है। रिक्वायर फॉर नॉर्मल विजन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन ए में मैं पढ़ा चुकी हूँ। न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस जो है अफेक्ट मिलियन ऑफ चिल्ड्रेन। न्यूट्रिशन सही ना होने की वजह से, मतलब विटामिन ए की वजह से, कमी होने की वजह से ब्लाइंडनेस की कंडीशन देखने को मिल रहा है, जिसमें इंडिया के मिलियन पीपल पर ईयर अफेक्ट होते हैं। रिजल्ट मेनली डिफिशियंसी, किसके क्या रिजल्ट है, ऐसा होने का क्या कारण है, तो किसके वजह से ऐसा हो रहा है, किसके रिजल्ट में, तो विटामिन ए डिफिशियंसी के वजह से। कॉजेज क्या है इसकी कमी का, तो कॉजेज के लिए सब में आप इतना ही ध्यान रखिएगा कि वो इनटेक सही से नहीं ले पा रहा है, बेसिकली इसी पे बात घूमेगा। तो फ्यूअर इनटेक ऑफ एनिमल फूड प्रोडक्ट एंड वेजिटेबल, ज़्यादातर जो घी होता है, गाय का घी या फिर एनिमल जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट, उसमें ज़्यादा विटामिन ए मिलता है, तो हो सकता है वो फ्यूअर इनटेक हो गया। फिर वेजिटेबल्स में ये ज़्यादा मिलता है कंपेरिजन टू सीरियल्स जितने आते हैं, तो वो अगर नहीं ले पा रहा है बच्चा, मीन्स कि फ्यूअर इनटेक की वजह से विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी। और साथ ही साथ जो मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती है, उनके बच्चे के अंदर विटामिन ए डिफिशियंसी होने की ज़्यादा चांसेस रहता है। साथ ही साथ अगर माल एब्जॉर्प्शन, मीन्स के स्मॉल इंटेस्टाइन से विटामिन ए एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है, तो भी ये कंडीशन देखने को मिलेगी। और अगर फिर प्रेगनेंसी के कंडीशन में या फिर लैक्टेशन के कंडीशन में डिमांड इंक्रीज है और अगर आप नहीं दे रहे हो, तो भी ये जो है वो विटामिन ए की डिफिशियंसी हो सकती है। सिम्टम ज़्यादा रिलेटेड होगा आई से ही, क्योंकि ज़्यादातर आई का ही प्रॉब्लम कर रहा है। तो सबसे पहले जीरोप्थैल्मिया होता है। जीरोप्थैल्मिया का सिंपल सा मतलब है आँख का ड्राई होना, आँख लाल लाल जो दिखता है। रेफर टू ड्राई आई इफ, अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो ये ब्लाइंडनेस की कंडीशन भी ला सकती है, जो कि ज़्यादातर इसकी कमी की वजह से ब्लाइंडनेस की कंडीशन बच्चों में देखने को मिल रहा है। नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखना, क्योंकि जो पिगमेंट है वो रोडोप्सिन इसी से बन पा रहा था। तो ये तो मेजर बचपन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं। कंजक्टाइवल जीरोसिस, बेसिकली इसमें भी ड्राई आई ही होता है इसमें, और इसमें डिफरेंस क्या है, ये जीरोप्थैल्मिया होने से पहले कंजक्टाइवल जीरोसिस होता है। थोड़ा थोड़ा ड्राई आई दिखेगा, लाल लाल दिखेगा। सो ये फर्स्ट क्लिनिकल साइन है, कंजक्टाइवा जो है वो ड्राई हो जाता है। एंड वेटेबल, मतलब ऐसा लगेगा कि उसे भिगा नहीं सकते, ऐसा। नेक्स्ट बिटॉट स्पॉट इसमें देखने को मिलता है, वहाँ भी हम लोग उस चैप्टर में भी पढ़े थे। ये ट्राइंगुलर टाइप का जो है वो आँख में बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरह का बिटॉट स्पॉट आई में देखने को मिलता है, जिसमें विटामिन ए की डिफिशियंसी हो। वाइट एंड येलोइश कलर का होता है। केराटिन आई एंड कंजक्टाइवा में बेसिकली केराटिन की बिल्डअप होने से होता है। नेक्स्ट आता है कॉर्नियल जीरोसिस, ये भी ड्राई आई ही है। इसमें जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस के इसमें नाइट ब्लाइंडनेस होगी और ड्राई आई रहेगा, और ये ऐसा सीवियर कंडीशन है कि पूरा कॉर्नियल को डिस्ट्रक्शन कर देगा। बेसिकली तीनों चीज़ें, जीरोप्थैल्मिया, कंजक्टाइवल जीरोसिस और ये कॉर्नियल जीरोसिस, तीनों में ड्राई आई ही हो रहा है। ये सबसे कम फॉर्म है, ये इससे बड़ा फॉर्म है, और ये सब उससे भी ज़्यादा पूरा कॉर्निया को इन्वॉल्व कर लेगा, जिससे कि कॉर्नियल डिस्ट्रक्शन भी होने की चांसेस रहती है। एक किरेटोमलेशिया आता है, जिसे हम लोग हैजी कॉर्निया भी बोलते हैं। ये और भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव फॉर्म है, जो कि आँख ड्राई एंड क्लाउडीनेस होता है। इसका आप कंडीशन अगर देखे होंगे तो इस तरह की कंडीशन हो जाती है, आई में पूरा क्लाउडनेस हो जाता है, जिसे किरेटोमलेशिया बोलते हैं, जो कि विटामिन ए की डिफिशियंसी में सब देखने को मिलता है। साथ ही साथ ड्राई स्किन होगा, क्योंकि ये स्किन के एपिथेलियल को भी बनाने में हेल्पफुल होता है। वीक इम्यूनिटी भी हो सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली विटामिन का डिफिशियंसी आपको अलग से एग्जाम में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार पढ़ना कि विटामिन काम क्या करता है, जो कि विटामिन के चैप्टर में ही मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, वीडियो अपलोडेड है। और ये काम, अगर ये कमी हो जाएगा तो काम को नहीं कर पाएगा, उसी से रिलेटेड सिम्टम देखने को मिलेगी। विटामिन ए इंपॉर्टेंट है, तो इसे मैं अच्छे से बता रही हूँ। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सप्लीमेंट्स देंगे, हाई डोज विटामिन ए का देना होता है, जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ डिपेंड इसकी डोजेज एंड ये जो ड्यूरेशन है कि कितना दिन लेना है, डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितना है। जैसे कि किसी को किरेटोमलेशिया हो रहा है तो बहुत ज़्यादा डोज देना पड़ेगा। साथ ही साथ डाइटरी चेंजेस करनी होगी। अब कोई भी विटामिन का डिफिशियंसी हो या फिर मिनरल का डिफिशियंसी हो, दो बात आप ध्यान रखिएगा, एक तो सप्लीमेंट की आवश्यकता हो सकती है, और साथ ही साथ डाइटरी चेंजेस करना होगा। मीन्स की रिच, जिस चीज़ का कमी हुआ है उससे रिच चीज़ें देनी है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट देना है, वेजिटेबल फ्रूट ये सब देना है। उसका वेजिटेबल फ्रूट के अंदर क्या आएगा जिसमें विटामिन ए है, ये हम लोग विटामिन ए जब पढ़े थे उसके सोर्सेस में हम लोग देख चुके थे कि एनिमल कौन सा है, एनिमल से क्या मिले, कौन सा एनिमल से मिलेगा विटामिन ए और कौन सा प्लांट से मिलेगा।
नर्सेस रोल सारे वाइटमिन्स के लिए नर्सेस का रोल एक ही रहेगा। नर्सेस रोल सिर्फ विटामिन ए का बता रही हूँ, कोई भी विटामिन का लिखना हो। वैसे तो एग्जाम में विटामिन डिफिशियंसी नहीं पूछेगा, सीधा वो विटामिन्स बोल देता है, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल, जो कि मैं विटामिन में पढ़ा चुकी हूँ। वहाँ पे ही आप एक दो डिफिशियंसी लिख दीजिएगा कि इसका क्या इसके वजह से होता है, जो कि उसी चैप्टर में मैं बताई हूँ। नर्सेस रोल में सबसे पहले असेस करना है कि आइडेंटिफाई एंड असेस डाइटरी इनटेक, मतलब कि क्या उसका रीजन है। सबसे पहले एक नर्स असेस करती है, इसके बाद एजुकेशन देना काम होता है। तो इन्फॉर्मेशन विटामिन ए रिच डाइट किस में होता है, इसकी कमी की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको बताना है सबको। अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब किए हैं तो वो एडमिनिस्टर करेगी नर्स, और साथ ही साथ मॉनिटर करते रहती है कि जो दे रहे हैं उससे वजह से इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है, और एडवर्स इफेक्ट तो नहीं ना देखने को मिल रहा है, ये सब चीज़ें देखेगी। और साथ ही साथ अगर किसी को होगी ऐसी कंडीशन तो सपोर्ट भी नर्सेस को देना होता है, इमोशनल सपोर्ट देगी हमेशा, उनकी साइकोलॉजिकल मतलब उनको सही रखने का काम करेगी कि हाँ ये ठीक हो जाएगा। नर्सेस का बेसिकली यही काम होता है। नेक्स्ट हम लोग विटामिन जो बी है उसका देख लेते हैं। तो विटामिन बी जो है वो इसके अंदर B1 B2 बेसिकली 8 था जो हम लोग वहाँ पढ़ चुके हैं। उसकी डिफिशियंसी क्या है ये विटामिन के चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन जो B1 है उसके वजह से बेरी बेरी होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। डिफिशियंसी अगर विटामिन बी का हो रहा है तो बेरी बेरी लीड करेगा, जिसमें ड्राई बेरी बेरी मतलब ये बेरी बेरी के जो सिम्टम्स है ऐसे देखिए, इसको लिखने का तरीका मैं बताती हूँ। कभी आपके एग्जाम में अगर आ जाए ये विटामिन डिफिशियंसी तो सबके लिए ये इसके वजह से होगा। सबसे पहले इसका फंक्शन लिख दीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, जैसे विटामिन बी जो है एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट था। इसे समझने के लिए आपको विटामिन का वीडियो देखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और तो वो उसका थोड़ा सा काम लिखने के बाद कॉजेज लिखिए कि सप्लीमेंट कम हो रहा है इसके वजह से। अब इसके बेसिकली याद क्या रखना है आपको, सिम्टम्स कि सिम्टम्स क्या आएगा। तो सिम्टम में जो है वो ड्राई बेरी बेरी होगी। एक ड्राई बेरी बेरी क्या होता है, जैसे इसकी डिफिशियंसी की वजह से बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी क्या है, बेरी बेरी एक अलग ही वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है थकावट, थका रहना, एनर्जी की कमी होना। तो ये बेसिकली कई टाइप देखने को मिलते हैं। ड्राई बेरी बेरी एक होता है जिसमें वीकनेस लगेगी। वीकनेस क्यों लगेगा, क्योंकि विटामिन B1 जो है इससे कोएंजाइम बनता है और उसी के वजह से जो है वो कार्बोहाइड्रेट का या फिर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो पाता है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो कोएंजाइम सही से बन नहीं पाएगा, कोएंजाइम सही से काम नहीं करेगा, जिसके वजह से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। इसके वजह से एनर्जी कम हो जाती है बॉडी में, जिसके कारण वीकनेस देखने को मिलता है। अगर नर्व को सही से नर्व सही से काम नहीं करेंगे तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलने लगता है। जब ये इन्वॉल्व कर लेता है हार्ट को भी, और हार्ट वाली सिम्टम देखने को मिलने लगती है, कार्डियोमायोपैथी, डायलेशन ऑफ हार्ट या फिर पेरिफेरल स्पेस ओडिमा देखने को मिलने लगता है, तब इसे वेट बेरी बेरी बोलते हैं। जैसे इसमें न्यूरॉन सूखा चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहा है तो ड्राई, और इसमें जो है वो हार्ट ब्लड ये सबको इन्वॉल्व कर ले रहा है तो इसे वेट, इसी का इस तरह से इसका नाम पड़ा। एक इन्फेंटाइल बेरी बेरी होता है, इसमें अगर मदर सही से विटामिन B1 नहीं लेती तो बच्चे में इन्फेंटाइल उनमें ये सब कंडीशन देखने को, थकावट सब देखने को मिल जाए तो इसे इन्फेंटाइल बेरी बेरी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एक पॉलीन्यूराइटिस, न्यूरॉन्स को इसमें इन्वॉल्व करेगा। ये भी कंडीशन सिम्टम्स देखने को मिलता है बेरी बेरी में विटामिन B1 की कमी में, जिसे थायामीन भी बोलते हैं। 5 आता है वर्निक्स कोरैकोफ सिंड्रोम। बेसिकली ये जो ज़्यादा एल्कोहल लेते हैं उनमें ये कंडीशन देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। बेसिकली यूनिवर्सिटी के लिए तो नहीं, लेकिन आगे आपसे ये पूछ सकता है, जब आप सेट वेट मारोगे तो आपको मिलेगा। इसमें क्रोनिक जो एल्कोहलिज्म वाले होते हैं वो उनके अंदर विटामिन B1 का एब्जॉर्प्शन रुक जाता है, जिसके वजह से फिर एब्जॉर्प्शन रुकेगा तो एनर्जी सही से बन नहीं पाएगी। जो इतने सारे साइन देखने को मिलते हैं जिसे वर्निक्स कोरैकोफ सिंड्रोम बोलते हैं। इसकी याद रखना होता है गोवा MP से। इसमें इन पेशेंट में ग्लोबल कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, ऑप्थेल्मोप्लेजिया देखने को मिलता है, और अटैक्सिया, वो मसल का कोऑर्डिनेशन सही से नहीं कर पाते हैं, मेमोरी लॉस होता है इनका, और साइकोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलता है जो क्रोनिक एल्कोहलिज्म, जिसके अंदर विटामिन B1 का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ट्रीटमेंट कैसे करना होता है, तो फर्स्ट 7 डेज के लिए विटामिन B1 का सप्लीमेंट 100 mg पर डे देना होता है, और वही फिर जो है वो जब तक ठीक ना हो जाए पर डे 10 mg देना होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो है
जो B2 या फिर B3 है, जहाँ मैं वाइटमिन पढ़ाई थी वहाँ पे सबका डिफिशियंसी दे चुकी हूँ, तो वहाँ से ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आप वाइटमिन पढ़ोगे तो ये टॉपिक भी आपका वाइटमिन डिफिशियंसी भी कंप्लीट हो जाएगा, तो उसे मैं डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ ही बताती हूँ। अब यहाँ जो अच्छे से नहीं बताई हूँ कि कॉजेज क्या होगा, तो कॉजेज में आप सब में सिंपल लिखिएगा कि वो इनटेक सही से नहीं ले पा रहा है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले डाइटरी सप्लीमेंट देंगे जिसका कमी हो रहा है, उसके बाद हम इसका कोई और जैसे मेडिसिन का सप्लीमेंट दे सकते हैं कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब किया है, तो प्रिवेंशन के लिए बोलना है कि उसके बारे में बेसिकली एजुकेशन देना है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंट है। और नर्सेस रोल में सब में जो वाइटमिन ए में पढ़ाई कि सबसे पहले असेस करना है, एजुकेशन देना है, वही सारी चीज़ें, काउंसलिंग, ये सब जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, यही सब में आपको लिखनी होगी। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा वही चीज़ों को पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा और वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन सी और डी का इंपॉर्टेंट है। तो ये विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। स्कर्वी में बेसिकली क्या होता है, ब्रूसिंग, ब्लीडिंग, ये सब होने लगती है। बेसिकली होता क्या है कि विटामिन सी जो है नीडेड है हेल्थ एंड रिपेयर वेरियस टिश्यू, जैसे कि स्किन, बोन, टीथ एंड कार्टिलेज के लिए। करता क्या है, ये बेसिकली कोलाजन का सिंथेसिस करता है, और वही कोलाजन अगर जो कि विटामिन सी जब पढ़ाई थी तो बताई थी, और वही कोलाजन वेरियस टिश्यू के रिपेयर, बोन हेल्थ, टीथ, ये सब कार्टिलेज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर परसिस्टेंट लैक हो जाए तो कंडीशन हम लोग उसी को स्कर्वी बोलते हैं। इसमें सिम्टम्स क्या आता है, ईजी ब्रूसिंग होती है, ईजी ब्लीडिंग, कहीं से भी ब्लीडिंग होने लगेगा, ज्वाइंट एंड मसल पेन देखने को मिलता है। कॉजेज क्या है विटामिन सी डिफिशियंसी का, तो लैकिंग अगर हो रहा है डाइट में विटामिन सी का, या फिर रिस्ट्रिक्टिव डाइट कभी कभी लेना पड़ता है, जैसे जिनका वीक डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर एलर्जी हो, तो उन कंडीशन में जो है वो विटामिन सी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो अगर कम ले रहा है, जैसे कि ये जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, और फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर नहीं रह पाते हैं, ना विटामिन सी हमारे बॉडी में बन पाता है, तो इन्हें बाहर से लेना जरूरी होता है। और अगर रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है या फिर डाइट में नहीं मिल रहा है तो स्कर्वी कंडीशन देखने को मिलती है। मेंटल हेल्थ इशू भी इसमें जो कि एनोरेक्सिया के कंडीशन में भी विटामिन सी की कमी हो सकती है। बेसिकली मेंटल हेल्थ इशू क्या है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा या फिर बुलिमिया वाले, बेसिकली जो लड़कियों में ये कंडीशन होती है, नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ा चुकी हूँ। सो उन कंडीशन में बेसिकली वो खाना खा रही है, वो उल्टी कर दे रही है, या फिर ऐसे कंडीशन वो खा नहीं रही है ओबेसिटी की वजह से, तो उनके अंदर भी विटामिन सी की कमी देखने को मिलती है। उनके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम न्यूट्रिशन से रिलेटेड मिलता है, क्योंकि वो सही से खाना खा ही नहीं पाती है मोटे होने की डर से। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैथोफिजियोलॉजी। तो इतने सारे, बेसिकली जो विटामिन सी है उसे स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, और ये इसका रोल है कोलाजन सिंथेसिस में। कोलाजन बेसिकली टाइप 4 जो है उसको बनाने में हेल्पफुल रहता है, जो कि मेन कंस्टिट्यूएंट है ब्लड वेसल्स वाल को बनाने के लिए। तभी तो ये कमी होता है तो हम ईजी ब्लीडिंग हो जाती है, थोड़ा सा भी खरोच लगा तो बहुत ब्रूसिंग हो रही, ब्लीडिंग हो रही है। और साथ ही साथ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्पफुल होता है, और जो एपिडर्मिस है, डर्मिस है, उन सब लेयर को भी अलग करने में यही कोलाजन का काम होता है। टेंडन, मसल, ये सब में कोलाजन में ये इम्पॉर्टेंट होता है, ये उसे बनाने में कोलाजन इसकी कमी होती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो क्या इधर मैं बताती हूँ सब देखने को मिलेगा। सिम्टम्स क्या है विटामिन सी डिफिशियंसी का, तो नोज ब्लीडिंग होती है, क्योंकि वेसल्स बनाने के लिए कोलाजन इंपॉर्टेंट है, वो नहीं रहेगा तो नोज ब्लीडिंग आसानी से देखने को मिलता है विटामिन सी की कमी वाले पेशेंट में। शोर होता है, ब्लीडिंग होता है, स्वेलन गम होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोलाजन अगर कम है तो गम्स जो है वो अच्छे से हील नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से जो है वो ब्लीडिंग देखने को मिलता है। साथ ही साथ मैं वहाँ बताई थी कि विटामिन सी जो है एंटीऑक्सीडेंट है, इन्फेक्शन सबसे हमें बचाता है, तो वो भी अगर कम रहा है तो हमारा गम्स जल्दी से इन्फेक्टेड हो जाता है, वायरस, बैक्टीरिया, ये सबसे तो गम्स ब्लीडिंग देखने को मिलती है। एनीमिया एंड आयरन डिफिशियंसी भी हो सकता है, क्योंकि विटामिन सी एसेंशियल है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो विटामिन सी की कमी से एनीमिया, बेसिकली आयरन डिफिशियंसी भी एनीमिया होने की चांसेस रहती है। अदर सिम्टम्स में ड्राई स्किन, स्प्लिटिंग ऑफ हेयर, क्योंकि विटामिन सी जो है वो हमारे बेसिकली जो कोलाजन है वो इम्पॉर्टेंट रहता है हेयर के लिए भी, तो हेयर जो है वो टूटने लगते हैं, टूथ लॉस होने लगता है, ब्लीडिंग, ज्वाइंट कॉजिंग सीवियर ज्वाइंट पेन देखने को मिलता है, क्योंकि कोलाजन वहाँ भी इम्पॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इनटेक ऑफ फूड रिच विटामिन सी मोस्ट नेचुरल ट्रीटमेंट है कि इनटेक बढ़ा लीजिए, नींबू, ये सब जो सिट्रिक फल होता है उसे लेना स्टार्ट कर दीजिए। थ्रू विटामिन सी सप्लीमेंट भी अगर रिक्वायरमेंट है तो लेना पड़ेगा। नर्सेस रोल में वही सारी चीज़ें कि असेस, एजुकेशन, सपोर्ट, यही सारी चीज़ें आप लिखिएगा।
नेक्स्ट आता है विटामिन डी डिफिशियंसी। तो विटामिन डी जो है प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी कैल्शियम। और अगर इसी के वजह से विटामिन डी की वजह से कैल्शियम एंड फास्फोरस का हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि जाके बाद में बोन में डिपॉजिट होती है। अगर इसका डिफिशियंसी विटामिन डी का हुआ तो हमारे बोन एंड मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलने लगेगी। मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों मिलने लगेगी? क्योंकि विटामिन डी की वजह से ही कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है और कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होता है। तो बोन का तो समझ में आ रहा है कि फास्फोरस एंड ये जो कैल्शियम है उसका डिपॉजिट नहीं हो रहा है। मसल में क्यों प्रॉब्लम होगा? यही रीजन है कि कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं मिला तो वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कॉजेज क्या है? कॉजेज जो है डज नॉट कंज्यूम इनफ विटामिन डी, अनेबल टू। कॉजेज में वही कि या तो ले नहीं रहा है या फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, या फिर सनलाइट में अगर विटामिन डी का अच्छा सोर्स सनलाइट है तो अगर सनलाइट में नहीं जो जाते हैं उनको ज़्यादा चांसेस रहती है ये कमी होने की वजह से। कई मेडिकेशन भी ऐसा होता है जो इसके एब्जॉर्प्शन को रोकती है, तब हो सकता है। और स्मोकिंग की कंडीशन में भी एब्जॉर्प्शन या फिर विटामिन डी का जो हमारे सनलाइट से हमारे बॉडी में सिंथेसिस होती है, प्रोसेस भी मैं बता चुकी हूँ विटामिन वाले चैप्टर में, तो वो भी ना हो तो ये कंडीशन देखने को मिल सकता है। स्मोकिंग भी कारण बन सकती है। सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है? इनकरेक्ट ग्रोथ पैटर्न, बॉड बेंड बोन, बेसिकली बच्चे में रिकेट जो कि लेग जो है वो मुड़ा मुड़ा देखने को मिलेगा। ऑस्टियोपोरोसिस होता है बड़े में, जो कि बोन जो है थीन एंड ब्रिटल हो जाता है क्योंकि मिनरलाइजेशन सही से नहीं हो पाएगी। ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है, बोन जो है सॉफ्ट एंड रिजल्टिंग डिफॉर्मिटी होने की चांसेस रहती है। पेन ड्यूरिंग वॉकिंग होगा इनको, और क्योंकि अगर बोन सही से नहीं है या फिर मसल सही से काम नहीं कर पा रहा तो इनको वॉकिंग में प्रॉब्लम होती है। डिफॉर्मिटी होता है ज्वाइंट में, बोन से रिलेटेड है, बोन सही से मिनरलाइज नहीं है तो ज्वाइंट भी डिफॉर्म हो सकता है, और साथ ही साथ बोन पेन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट जो है वो सबसे अच्छा है कि सनलाइट का एक्सपोजर बढ़ाया जाए। नहीं पूरा हो रहा तो फिर विटामिन डी रिच डाइट साथ ही साथ देना है, और विटामिन डी का सप्लीमेंट अगर नीड है तो देना है। और इसके बाद जो है अगर एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे इंटेस्टाइन में क्वान डिजीज सब होता है, अगर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा तो उसको ठीक कीजिएगा तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। सो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है विटामिन डेफिशिएंसी। अगर कभी आ जाए तो आप जितना चाहे इसके बारे में लिख सकते हो। आप हर एक में नर्सेस रूल एक ही को ऐड करना कि हाँ विटामिन डी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब बताना है। साथ ही साथ ये क्या ध्यान क्या रखना है कि विटामिन ए करता क्या है, विटामिन B1 ये सब करता क्या है, इसकी कमी की वजह से जो स्पेसिफिक सिम्टम्स को बस आप ध्यान रख लीजिएगा। साइंस सिम्टम रिलेटेड होगा, जो डिजीज कंडीशन है उसके रिलेटेड, और मैनेज में वही चीज़ें कि उससे जो चीज़ की कमी हुई है उसे प्रोवाइड करना है। मिनरल डिफिशियंसी डिजीज हमारा लास्ट है, जिसमें बस हमें आयरन का देखना है, कैल्शियम का देखना है, और एक आयोडीन का देखना है। तो आयरन डिफिशियंसी अब बेसिकली जो अकर मोस्ट ऑफन बिकॉज पुअर आयरन इंटेक। ऐसा कब होगा? जब पुअर लिया जा रहा है, या फिर पुअर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या फिर प्रेगनेंसी की कंडीशन में, या फिर लैक्टेशन के कंडीशन में इसकी डिमांड जो है इंक्रीज रहती है। तो उस कंडीशन में अगर सही से ना मिले तो इसकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है, जो लीड करता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन की कमी की वजह से क्या होती है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। बेसिकली जो मेन मिनरल्स है उसी के बारे में हमारे सिलेबस में पढ़ना है, और आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। जब वहाँ बताई हूँ वो इसका RDA डाइटरी सोर्सेज इसके कितना लेना है सब चीज़ मैं बता चुकी हूँ। जो लोग नहीं पढ़े प्लीज़ आप 1 यूनिट से ही देखा कीजिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और चीज़ें जो देखी होंगी उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्योंकि न्यूट्रिशन ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, इजी है अगर चीज़ें सब चीज़ आपको पता हो तो। कॉजेज इसका क्या है? पुअर डाइट अगर हो, मीन्स कि आयरन नहीं फूड में है सही से। नेक्स्ट आता है ब्लड लॉस। ब्लड लॉस जिनको हो जाती है उनके अंदर भी ये कंडीशन देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लड लॉस हो जाएगा तो उसी के अंदर ना ये हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन जो है हीमोग्लोबिन की वजह से बनता है, और ये चला जाए। बेसिकली जब RBC टूटता है तब हमारे बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब हो पाती है, तो अगर ब्लड ही चला जाए तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से भी कमी हो जाती है। साथ ही साथ अगर गिविंग बर्थ उस टाइम पे जो है वो ब्लड ज़्यादा वुमेन का लॉस होता है, तब आयरन की कमी होती है। और मेंस्ट्रुएशन वाली जो लड़कियां होती है उनके अंदर भी अभी इंडिया में बहुत सारी लड़कियां आयरन डिफिशियंसी से वो अफेक्टेड है, क्योंकि वो
ब्लड लॉस हो जाता है, आयरन का जो टूट के एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो तो बाहर चला जाता है, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया देखने को मिलती है। आयरन क्यों इम्पॉर्टेंट है? हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसको बनाने के लिए, तो इसकी अगर कमी हो जाती है उसी को हम लोग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बोलते हैं। डिक्रीज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब, अगर जैसा कि मैं बताई कि इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो, सीलिएक डिजीज, कॉर्न डिजीज, ये सब जो होते हैं इनमें एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को रिमूव कर दिया गया हो तो भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, आप ले भी रहे हो सप्लीमेंट में। तो एक और कॉजेज है प्रेगनेंसी के कंडीशन में, उस टाइम पे फिटस को भी नीड होता है ज़्यादा आयरन की, अगर इसकी कमी हो जाए तो उस टाइम पे एनीमिया ज़्यादातर प्रेगनेंसी में, जो कि बैलेंस डाइट वाले में हम लोग बहुत अच्छे से देखे भी थे, तो ये भी एक रीज़न बनता है क्योंकि इस टाइम पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। साइन सिम्टम्स क्या है एनीमिया का? तो फटीग, बेसिकली इसमें सारे सिम्टम्स देखिए आपको समझ में आ जाएगा। आयरन इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन ही जो है वो आरबीसी में जो रहता है वो ऑक्सीजन को ले पाता है, तभी एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन मिलेगा तभी जो मेटाबोलाइज होगा और एनर्जी मिलेगा। तो अब आयरन नहीं है, हीमोग्लोबिन बन नहीं पा रहा है, ऑक्सीजन ले नहीं जा पाएगा, जिसके वजह से थकावट रहेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगा, क्योंकि हमारा बॉडी सांस जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करता है हमारा बॉडी कंपनसेशन के चक्कर में, ताकि इसे ऑक्सीजन की डिमांड को सही कर सके। वीकनेस देखने को मिलेगा क्योंकि उनको मिल नहीं रहा है एनर्जी मेटाबोलाइज हो ही नहीं पा रही है। तो हार्ट पाल्पिटेशन, ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, हार्ट भी सोचेगा कि जल्दी जल्दी पंप करे, ऑक्सीजन पहुंचाए, और इसको क्या पता कि हमारे ब्लड में ही कमी है, आयरन है ही नहीं, तो इस वजह से कंपनसेटरी की वजह से हार्ट पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पुअर फोकस रहता है इन लोगों का, क्योंकि सही से एनर्जी मिल नहीं पा रही है ऑक्सीजन को, जब तक ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक वो सही से कहीं चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएगा। हेडेक भी उसी से रिलेटेड है, ऑक्सीजन ना मिलना, क्योंकि आयरन है नहीं, हीमोग्लोबिन बन नहीं पा रहा है, तो सही से अगर नर्वस सिस्टम को या फिर हेड नहीं मिले ब्रेन को ये ऑक्सीजन, तो हेडेक देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो प्रेग्नेंट होती है और ये फीमेल, उनको ना ये आइस का क्रेविंग होता है या फिर क्ले का क्रेविंग होता है, जिसे पिकोफैजिया बोलते हैं। अब ये क्यों होता है एनीमिया वाले कंडीशन में वो तो नहीं पता, लेकिन इसका ये भी रीज़न हो सकता है, ऐसा मतलब बताया गया है रिसर्च के थ्रू पे, कि वो ना मतलब मिट्टी से वो लेना चाहती हैं, आयरन रिलेटेड है उससे, तो उसीलिए उनका क्रेविंग मिट्टी से जाता है। तो कई बार आप सुने होंगे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो मिट्टी खाने लगती है, जो पहले जो चूल्हा रहता था उससे खाने लगती थी औरतें, प्रेग्नेंट औरतें, तो उनमें बेसिकली आयरन डिफिशियंसी होता था, इसीलिए उनका ऐसा सिम्टम्स दिखता है जिसे पिकोफैजिया बोलते हैं। साथ ही साथ नेल जो है वो ब्रिटल होने लगेगा, हेयर लॉस होने लगेगी, क्योंकि उसके लिए भी आयरन इंपॉर्टेंट होता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? तो मेन कॉजेज क्या है, सबसे पहले उसको देख लीजिए, जैसे एब्जॉर्प्शन है सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम, तो उसको ठीक करना है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड की उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा करनी है, तो वो रिक्वायरमेंट आप बढ़ा दीजिए। साथ ही साथ डाइट दीजिएगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, लेग्यूम्स, पोल्ट्री एंड फ्रूट, ये सब आप दे सकते हो। मेडिसिनल आयरन देना इम्पॉर्टेंट होता है, मोस्टली 2 से 5 mg पर kg बॉडी वेट पर डे देना होता है, जिनके अंदर अगर ऐसी कंडीशन हो तो। IV आयरन, डॉक्टर में BB4 आयरन, डेक्स्ट्रान आयरन सुक्रोज के फॉर्म में आता है, जिनकी कंडीशन ज़्यादा खराब हो जाती है, ज़्यादा लॉस हो गया हो प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो डॉक्टर IV के थ्रू आयरन देने बोलते हैं। अगर ज़्यादा लॉस हो गया हो इंजरी ये सब में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना होता है उस कंडीशन में। प्रिवेंट कैसे करेंगे? कंट्रोल ब्लीडिंग ड्यूरिंग डिलीवरी, ध्यान रहना है डिलीवरी के टाइम पे ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। इसके बाद प्रेगनेंसी के टाइम पे वहाँ ही मैं बताई थी कि आयरन का सप्लीमेंट यूनिवर्सल वर्ल्ड वाइड दिया जाता है, जैसे ही प्रेग्नेंट होती है वुमेन, तो वो देना है, और साथ ही साथ आयरन रिच डाइट देना है ताकि ये प्रिवेंट हो सके। नर्सेस रोल सबका एक बार देखेंगे, पहले सबका देख लेते हैं। आयोडीन डिफिशियंसी क्या देखते हैं। आयोडीन डिफिशियंसी जो है ये आयोडीन का कमी होना बेसिकली रेयर होता है, जहाँ पे जो लोग अगर सॉल्ट में आयोडाइड सॉल्ट खा रहे हैं तो उनके अंदर बहुत कम चांस होती है आयोडीन डिफिशियंसी होने की। हालांकि डिफिशियंसी जो है वो मतलब ले रहे हैं, फिर भी कॉमन है वर्ल्ड वाइड में। पीपल जो है वो समुद्र वाले एरिया से दूर रहते हैं, या फिर आयोडाइड साल्ट नहीं ले रहे हैं, या फिर जो हायर एल्टीट्यूड पे होते हैं जहाँ पे नहीं आयोडीन मिल पा रही है, उनमें हायर रिस्क होती है, जो कि लीड करता है गोइटर। गोइटर क्या है? बेसिकली ये जो नेक वाले एरिया पे जो
ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, वो इनलार्ज हो जाता है। इस कंडीशन को गोइटर बोलते हैं। कॉजेज क्या है, पर्सन जो है इसका कॉजेज सिंपल सा है न्यूट्रिशन में कि अगर ले नहीं रहा है उसके वजह से ये डिफिशियंसी होगी, या फिर सिगरेट और स्मोकिंग से भी होता है। कई बार स्मोकिंग करने से वो एब्जॉर्प्शन को जो है वो जाके इंटरफेयर करेगा, तो भी ये कंडीशन जो सिगरेट और स्मोकर होते हैं उनके अंदर जो मेन होते हैं ज़्यादा देखने को मिलता है ये गोइटर वाली कंडीशन। सिम्टम क्या है आयोडीन डिफिशियंसी का, तो सबसे पहले तो गोइटर हो जाना, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इन नेक, जिसे गोइटर बोलते हैं, ये इसका एक मोस्ट कॉमन सिम्टम है। साथ ही साथ हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, इसमें बेसिकली जैसे कि जो आयोडीन है वो T3 T4 जो हार्मोन है उसे बनाने के लिए हेल्पफुल होता है थायराइड हार्मोन को। अगर ये कमेगा तो ये बन नहीं पाएगी, और T3 T4 थायराइड हार्मोन का कम होना ही हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन भी देखने को मिलती है। कॉन्स्टेंट टायर्डनेस देखने को मिलता है, क्योंकि T3 T4 मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्पफुल होता है। अगर ये नहीं मिलेगा तो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस सही से नहीं हो पाएगी, तो पेशेंट जो है वो टायर्डनेस में रहेगा। मसल वीकनेस उनके अंदर देखने को मिलती है। अनएक्सपेक्टेड वेट गेन होता है। बेसिकली बहुत बार मैं आपको बताई हूँ, हाइपोथायरॉयडिज्म वाले जो पेशेंट होते हैं वो मोटे होते हैं, क्योंकि फैट मेटाबॉलाइज नहीं हो पाता है। T3 T4 ही करेगा, और नहीं होगा तो पर्सन मोटे हो जाते हैं। वही हाइपर वाले का ज़्यादा ही मेटाबॉलिज्म प्रोसेस रहता है, वो पतले दिखेंगे आपको हाइपर वाले। सो ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, बहुत काम आएगा। कॉन्स्टिपेशन भी मिलता है, एनर्जी की वजह से सही से पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट होगी नहीं। पफी फेस हाइपोथायरॉयडिज्म का बहुत ही ये क्लासिकल सिम्टम है। फुला हुआ फेस दिखने को मिलेगा और फीलिंग कोल्ड, क्योंकि मेटाबॉलिज्म की वजह से ही हीट जनरेट होती है। अगर हीट की कमी होगी तो कोल्ड फीलिंग आएगा उनको। सो ट्रीटमेंट कैसे करना है, बेसिकली डाइट के थ्रू ही। तो आयोडाइज साल्ट दीजिए। सी फूड जो भी वहाँ उसमें मछलियाँ जो होती हैं उनको देना रहता है। एग्स में भी आयोडीन अच्छे अमाउंट में रहते हैं, वो दे सकते हो आप। फोर्टिफाइड फूड मीन्स कि फोर्टिफाइड फूड क्या होता है कि कुछ ऐसे मतलब कि उस फूड में बेसिकली आयोडीन ही ऐड है सिर्फ, तो वो भी आप दे सकते हो। अलग से एडेड को फोर्टिफाइड बोलते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में भी आयोडीन होता है तो वो दिया जा सकता है, और साथ ही साथ अगर रिक्वायरमेंट हो तो आयोडीन सप्लीमेंट भी दे सकते हो। प्रिवेंशन कैसे करना है, फोकस ऑन कंज्यूमिंग फूड नेचुरली रिच जो कि आयोडीन से है, और साथ ही साथ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के टाइम पे अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो उसे बढ़ा देना, बस सिंपल सा था। कैल्शियम डिफिशियंसी हमारा लास्ट है। हाइपोकैल्सीमिया जो कि हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नर्सिंग फाउंडेशन में, वो उसी को हम लोग कैल्शियम डिफिशियंसी भी बोलते हैं। लेकिन उसमें और भी रीजन था, जैसे थायराइड का हार्मोन, ये सब जो पैराथायराइड हार्मोन है उसका कमी होना, बेसिकली ये सब सारी चीज़ें भी आती है। लेकिन इसमें बेसिकली न्यूट्रिशन में ध्यान रखना है कि कैल्शियम अगर ले नहीं रहा है इंसान तो वो डिफिशियंसी में कैल्शियम डिफिशियंसी आएगा। अकर व्हेन ब्लड हैज़ लो लेवल ऑफ कैल्शियम, बेसिकली हाइपोकैल्सीमिया या फिर कैल्शियम डिफिशियंसी किसको बोलेंगे, जो जब हमारे बॉडी में नॉर्मल से कैल्शियम कम हो जाए। कॉजेज क्या है, अगर एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम हो, विटामिन डी जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, अगर इसकी कमी हो तो आप डाइट में ले भी रहे हो तो भी कैल्शियम की डिफिशियंसी हो सकती है। रीनल डिजीज का भी कंडीशन, रीनल एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा एक्सक्रीट कर रहा है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। डाइट में अगर कमी हो, बेसिकली न्यूट्रिशन में यही ध्यान देना है कि अगर डाइट में कमी हो तो होगा। और पैराथायरॉइड प्रॉब्लम जो बेसिकली हाइपो जो होता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, जो पैराथायरॉइड हार्मोन है PTH, ये बेसिकली बोन से ब्लड में जो है वो कैल्शियम लाने का काम करता है। तो अगर ये कम जाएगा PTH मीन्स कि ब्लड में सही से नहीं आ पाएगा तो भी कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी, जिससे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कारण बनना बोल सकते हैं, कैल्शियम का कमी होने का कारण। सिम्टम्स क्या होगा, सिम्टम में वही ब्लड में कैल्शियम कम ना, सीजर आती है क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन है सबके लिए एबनॉर्मल होने लगता है। ब्रेन में हमारा ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, मसल ट्विचिंग होगा, ट्रीमर होगा। मसल से रिलेटेड क्यों सिम्टम आ रही है, क्योंकि कैल्शियम इंपॉर्टेंट है मसल के कॉन्ट्रैक्शन, मसल मूवमेंट के लिए। ट्रीमर, मसल से ये पूरा ट्रीम करने लगेगा वो। और साथ ही साथ क्रोनिक कैल्शियम डिफिशियंसी है तो रिकेट हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, और साथ ही साथ ऑस्टियोपिनिया भी हो सकता है। जहाँ हम लोग विटामिन डी में ये देखे थे उसी तरह से, क्योंकि विटामिन डी के वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो विटामिन डी का कमी हो या फिर कैल्शियम, और यही कैल्शियम बोन में मिनरलाइज होकर ये सब कंडीशन को बचा रहा था। तो चाहे विटामिन डी का कमी हो या फिर कैल्शियम का कमी हो, रिकेट, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया ये सब देखने को मिलेगा। मसल क्रैम्प, ब्रिटल नेल, इस सब के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कंडीशन मसल क्रैम्प क्यों, क्योंकि मसल
बता रहे हैं, मसल से भी रिलेटेड चीज़ आएगी क्योंकि मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेल के सही रखने के लिए, नेल हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये नेल ब्रीटर अगर कमी हो तो देखने को। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ नर्स डीलिंग विथ अ न्यूट्रिशन या फिर मिनरल, किसी से भी रिलेटेड हो तो नर्स का रोल क्या है, आप सब में इस पॉइंट को शामिल कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको बताई थी कि मिनरल का लास्ट में मैं सबके लिए आपको बता दूंगी, नर्सेस रोल भी है। तो सबसे पहले नर्स असेस करेगी, आइडेंटिफाई पेशेंट रिस्क ऑफ मिनरल डिसऑर्डर, मॉनिटर लेबोरेटरी रिजल्ट, ये सब आपको देखना है कि उनके कारण क्या है मिनरल डिसऑर्डर का, वो सही से डाइट नहीं ले पा रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम है वो देखना है। और साथ ही साथ एजुकेशन, नर्सेज का काम एजुकेट करना, तो क्या आप एजुकेट करोगे कि मिनरल रिच डाइट लेना है, डाइटरी सोर्सेस कौन सा है उस मिनरल्स का वो बताओगे और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, साथ में आपको वो भी टीच करना है। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन विद डाइटिशियन, नर्स का काम कोलैबोरेशन भी होता है, तो इस कंडीशन में जो हॉस्पिटल में डाइटिशियन होते हैं उससे आप कोलैबोरेट करोगे और पूछोगे कि इनको क्या चाहिए, वो जो प्रिस्क्राइब करेंगे वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में देना है। डिटरमाइन फूड प्रेफरेंसेस विद अ कंसिडरेशन ऑफ पेशेंट कल्चर, रिलीजियस, और उसकी जो कल्चर वाली बातें हैं, जैसे कि अगर मीट में ज़्यादा कैल्शियम मिल रहा है लेकिन अगर वो मीट नहीं खाता है तो आपको दूसरे डेयरी प्रोडक्ट मूव करना होगा, उनकी सारी चीज़ों को देख के आपको जो है वो उनको डाइट प्रोवाइड करना है, तो ये भी नर्सेस का काम है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, डिटरमाइन नीड ऑफ इंटीरियल ट्यूब फीडिंग, अगर उनको फीडिंग या जो गैस्ट्रिक ट्यूब से रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपको डिटरमाइन करना है। साथ में नेक्स्ट आता है प्रेजेंट फूड इन एन अल्टरनेटिव प्लीजिंग मैनर, अब ऐसा नहीं है कि बोरिंग सा आप दोगे तो खाना खा लेगा, आपको ध्यान देना है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव फूड को बनाया जाए ताकि वो डाइट ले पाए। 7 आता है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट एंड फैमिली प्रिस्क्राइब डाइट, लास्ट में आप और क्या करते हो, अगर उनका डिस्चार्ज होना हो तो प्रिस्क्राइब डाइट के बारे में उनके फैमिली को, पेशेंट को, सबको बताना रहता है, तो ये नर्सेस का काम था। तो बस इतना ही था हमारा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। इसमें सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो बस प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, और इसमें कभी कभी सैम भी 2 मार्क्स में पूछ सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिएगा, क्योंकि आप बीएससी नर्सिंग में अगर आए हो तो आपके लिए चैनल बहुत हेल्पफुल होगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखते हो तो जो भी मैं वीडियो डालूंगी आपके पास वो टाइम पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। इसका नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा, वहाँ पे नर्सिंग फाउंडेशन बायोकेमिस्ट्री का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट है, आप वीडियो देख सकते हो, ले सकते हो। बेसिकली नोट्स बनाने से उसका टाइम बचेगा क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, और पीडीएफ के फॉर्म में आप वीडियो देखिए और अपने नोट्स से रिवाइज करके बस एग्ज़ाम दीजिए। उसमें आप ऐसा भी नहीं करना है कि एकदम नहीं नोट्स बनाना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप बस उसे रिवाइज करो, उसका आंसर आपको उसी पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे उस पीडीएफ का क्या खासियत है कि उसमें अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस सारी चीज़ें दी हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है उसका लिस्ट है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखना कैसे है वो आपको हर एक यूनिट में मिल जाएगा। जैसे प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, तो इसमें सारा चीज़ इंक्लूडेड है, तो आप देखो कि हाँ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टाइम पे उसको प्रैक्टिस करो 1-2 बार, या फिर लर्न करो, याद हो जाए। और साथ ही साथ 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जब से सेमेस्टर वाइज हुआ है यूनिवर्सिटी में, वो हर एक यूनिवर्सिटी जैसे कि अभी तो हुआ है तो नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पहले वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें जो हमारे सिलेबस में चीज़ें नहीं है वो भी पूछा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग अलग यूनिवर्सिटी का आप देखते हो कि कैसे हमारे सिलेबस से ही चीज़ें हमें पढ़नी है, वहाँ से ही चीज़ें आ रही है, तो भी आपको आइडिया लगेगा। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट के लिए आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस 1-2 पेपर का कर लोगे, तो ये सारी हेल्प आपको पीडीएफ से मिल जाएगी, जो कि नंबर शो हो रहा है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाओगे तो सीधा आप उस नोट्स पे पहुंच जाएगा जहाँ से आप बाय कर सकते हो। तो ये था बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट थेराप्यूटिक डाइट इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।